video provides an insightful overview of electoral politics in India. It covers key aspects relevant to the syllabuses of XTH Standard in Maharashtra State Board and IXTH Standard in CBSE. Exploring the fundamentals, it aims to enhance knowledge and understanding. Delving into various concepts, it discusses the electoral system, political parties, elections, and the role of citizens. The video aids in comprehending the significance of elections in a democracy and showcases the power of voting. By aligning with the syllabus, it facilitates students' learning process, fostering a deeper understanding of electoral politics in India. Engaging and informative, this video enlightens viewers and enriches their knowledge on the subject matter. Okay, people, we will start with a new chapter. और ये चैप्टर जो है आपके स्टेट बोर्ड 10th स्टैंडर्ड और CBSE 9th स्टैंडर्ड में कॉमन है, विच इज़ बेसिकली इलेक्टोरल पॉलिटिक्स. ठीक है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स बोल सकते हैं, इलेक्टोरल पॉलिसीज बोल सकते हैं, इट कैन बी एनीथिंग. ठीक है, बेसिकली इसमें हम समझते क्या है कि हमारा जो डेमोक्रेसी है इंडिया में, उस डेमोक्रेसी के हिसाब से कैसे इलेक्शंस होते हैं. क्योंकि देखिए, कोई भी डेमोक्रेसी जो होगी उसमें डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है? फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल. ठीक है, मतलब एक गवर्नमेंट जो लोग सिलेक्ट करते हैं, जो इलेक्ट करते हैं, और वही गवर्नमेंट इन पे रूल करती है. सिंपल. ठीक है, हमारा ही चुना हुआ एक कैंडिडेट या जो भी आप बोलना चाहिए, पूरी गवर्नमेंट जो है हमारी चुनी हुई है. ठीक है, सो हमने उनको सिलेक्ट किया है, हमने उन पे भरोसा जताया है बाय द मीन्स ऑफ द वोट दैट वी हैव कास्टेड फॉर देम, and because of which they have come into power to make certain changes or let things go if they are going good. ठीक है, सो इस डेमोक्रेसी को पूरे सही तौर पे उतारने के लिए हम एक इलेक्शन का प्रोसेस करवाते हैं. ठीक है, और ये इलेक्शंस अलग अलग लेवल्स पे होते हैं. हमारा कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? एनीबडी नोज? हम इसको बोलते हैं फेडरल फॉर्म. ठीक है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. मतलब फेडरल फॉर्म मतलब क्या हो जाएगा? 3 लेवल्स पे हैं. ठीक है, एक हमारा, जो खोल देना प्लीज, एक हमारा है भाई साहब सेंट्रल लेवल पे. ठीक है, एक हमारा है भाई साहब सेंट्रल लेवल पे गवर्नेंस, एक हमारा है भाई साहब स्टेट लेवल पे, और एक हमारा है भाई साहब विलेज या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे. ठीक है, तो इन 3 लेवल्स पे गवर्नेंस होती है और 3 लेवल्स पे इलेक्शंस भी होते हैं. ठीक है, सो ऑन दीज 3 लेवल्स द गवर्नेंस हैपेंस एंड इन दीज 3 लेवल्स इलेक्शंस आल्सो हैपन. ये सारा जो इलेक्शन का कार्यक्रम है ये बहुत ही सुगठित रूप से चलना चाहिए, क्योंकि अगर देखो आपकी गाड़ी स्टार्ट ही ना हुई तो आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे. ठीक है, तो हमारा जो डेमोक्रेसी का प्रोसेस है, पहला प्रोसेस है हमारा क्या? इलेक्शंस, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का होना. अगर वही नहीं हो पा रहा हो तो डेमोक्रेसी नहीं अचीव हो पाएगी. ठीक है, अगर इलेक्शंस में झोल झाल हो रहे होंगे, अगर इलेक्शन सुगठित रूप से नहीं हो रहा होगा, ठीक है, तो हमारा डेमोक्रेसी का जो प्रोसेस है वो सुगठित रूप से नहीं हो सकता है. ठीक है, सो इलेक्शंस हमारे गाड़ी का जैसे स्टार्ट है, इग्निशन की है. ठीक है, so that is what we are going to start in this. So what does the election start with? Obviously vote. ठीक है, तो हमारा इलेक्शंस में क्या क्या होता है? इलेक्शंस टेक्स प्लेस इन अ डेमोक्रेसी टू चूज पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव. ठीक है, एक डेमोक्रेसी में लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने के लिए इलेक्शंस होते हैं. ठीक है, कुछ कैंडिडेट्स आते हैं, पार्टीज अपने उम्मीदवार रखते हैं, कभी कभी निर्दलीय उम्मीदवार भी होते हैं जो किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर साहिल मुनकर कामोटे में बहुत फेमस है अपने सोशल वर्क के लिए, ठीक है, या उसने लोगों की बहुत मदद की है किसी भी हिसाब से, लेकिन वो किसी पार्टी से एसोसिएट नहीं होना चाहता है. ठीक है, ही वांट्स टू वर्क इंडिपेंडेंटली, सो देन आल्सो ही कैन बेसिकली कंटेस्ट इलेक्शंस और लोग उसको वोट दे सकते हैं. इनको हम निर्दलीय उम्मीदवार बोलते हैं. सो जरूरी नहीं है कि आपको इलेक्शन जीतने के लिए या लोगों का कॉन्फिडेंस पाने के लिए आपको किसी पार्टी का उम्मीदवार होना पड़े. ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या चुन रहे हैं भाई साहब? रिप्रेजेंटेटिव्स. हमारे प्रॉब्लम्स बहुत हैं और हमारे प्रॉब्लम्स के डायमेंशंस अलग अलग हैं. ठीक है, कहीं पे पानी का प्रॉब्लम है, कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, ये तो मेजर प्रॉब्लम्स हैं. और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. तो इन सारे प्रॉब्लम्स को वही लोग समझ सकते हैं जो उस प्रॉब्लम के बैकग्राउंड से आ रहे हैं. समझ में आता है ये? ठीक है, आपको भाई साहब अगर महाराष्ट्र में आप रहते हैं और एक नवी मुंबई में रहते हैं, तो ऑब्वियसली दिल्ली का कोई इंसान आकर यहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट करेगा तो आपको उस पर भरोसा नहीं होगा, चाहे वो जितना भी अच्छा आदमी क्यों ना हो. क्यों? क्योंकि वो आपके कॉन्स्टिट्यूंसी को बिलोंग नहीं करता है, और आपके कॉन्स्टिट्यूंसी को बिलोंग नहीं करता है या करती है तो आपका उस पर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि शायद आपके प्रॉब्लम से वो वाकिफ ना हो.
आपके प्रॉब्लम्स उसको समझाने के लिए कम से कम यहाँ पे 5 साल उसको रहना पड़ेगा, तब जाकर उसको समझ में आएगा, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव्स। देयर आर मोर देन 100 कंट्रीज इन द वर्ल्ड इन विच इलेक्शंस टेक्स प्लेस टू चूज पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स। तो डेमोक्रेसी जहां जहां भी है वहां पे इलेक्शंस होते हैं और इन इलेक्शंस के चलते रिप्रेजेंटेटिव्स को चुने जाते हैं। सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है। वी ऑल हैव बीन अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। हालांकि आप इस प्रोसेस के पार्ट नहीं हुए, लेकिन अगले 1-2 साल में इस प्रोसेस के पार्ट हो जाएंगे व्हेन यू आर गोइंग टू बिकम द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, ठीक है। इसका मतलब समझते हैं, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, व्हाट डज इट मीन? 18+, ठीक है। तो आप भाई साहब वोटर लिस्ट में आ जाएंगे, या इसको यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज भी बोलते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नोन एज, दीज आर सर्टेन टेक्निकल टर्म्स, कीवर्ड्स हैं ये जो आपको इस्तेमाल करने हैं। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी मींस द एंटायर कम्युनिटी विच इज हैविंग द एलिजिबिलिटी टू वोट, ठीक है, जिसको भाई साहब एलिजिबिलिटी है वोट करने के लिए, 18+ ऑब्वियसली, या यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज भी बोलते हैं। पहले हमारे इंडिया में 21 होता था वोटिंग एज, लेकिन अभी उसको रिड्यूस करके 18 कर दिया गया है, क्योंकि साइंटिफिकली इट हैज बीन प्रूवन दैट व्हेन यू अटेन 18 years of age you are of sound mind to make decisions on your own, ठीक है। ओके, वोटर्स हैव द चॉइस टू इलेक्ट हु विल रिप्रेजेंट देम, दे कैन चूज हु विल मेक लॉज फॉर देम। देखिए आपका जो लॉज क्यों, मतलब जो लोग आएंगे वो लोग किस लेजिस्लेटिव के पार्ट हो, है ना। आपके डेमोक्रेसी के 3 विंग्स हैं, एक है आपका लेजिस्लेटिव, एक है आपका एग्जीक्यूटिव और एक है आपका जुडिशरी। जिनको आप इलेक्ट करेंगे दे विल फॉर्म अ पार्ट ऑफ द लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव बॉडी इज बेसिकली द लॉ मेकिंग बॉडी, ये सब लॉज बनाएंगे, ठीक है। ओके, वोटर्स हैव द चॉइस टू इलेक्ट हु विल रिप्रेजेंट देम, दे कैन चूज द पार्टीज whose policies will guide the government and law making। तो ये पार्टीज को चूज कर सकते हैं, पार्टीज के अलग अलग मुद्दे होते हैं और उन मुद्दों पे वो लड़ती है, ठीक है। उन मुद्दों से पब्लिक अवगत होती है या अवगत कराया जाता है। दे कैन चूज द पार्टीज whose policy will guide the government and the law making। ओके, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, 1 person 1 वोट, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1 person का 1 वोट देने का ही अधिकार है। आपने देखा रहेगा आपके घर में जब लोग वोट देने जाते हैं तो एक मार्कर इंक से उनके अंगूठे, ये उनके फिंगर्स पे, नेल्स पे एक मार्क रहता है, राइट। और व्हाट डज इट इंडिकेट कि आप अपना वोट दे चुके हैं, एक और वोट आप नहीं दे सकते। पहले के ज़माने में थोड़ा झोल झाल होता था, एक एक इंसान वैसा 5-6 वोट दिए जा रहा है, होता था ऐसा, ठीक है। आज की तारीख में आपका आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड सब लिंक्ड है, ऑल दीज आर लिंक्ड, सो यू कैन नॉट डू दीज काइंड ऑफ फ्रॉड्स, ठीक है। तो कभी कभी किसी को जिताने के लिए भाई साहब लोग दिए जा रहे हैं, एक ही आदमी भाई साहब 10 बार वोट दे चुका, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, 1 person का 1 वोट काउंटिंग होती है। हर एक इंसान की जब भी वो वोटिंग करता है तो एक वोटर लिस्ट आता है, वोटर लिस्ट के हिसाब से, उसके वार्ड के हिसाब से ये वोटर लिस्ट भाई साहब अलग अलग जगहों पे लगते हैं। अब कोई गया है इलेक्शन के टाइम पे अपने मम्मी पापा के साथ? नहीं। जब वो लोग वोट देने जाते हैं तो कभी देश की इतनी बड़ी एक सेटअप है, उसको देखने की उत्सुकता नहीं होती है, अच्छा कैसे हो रहा है भाई साहब, ओके, बिग बॉस से फुर्सत मिल जाए हमें, है ना। खैर, तो जब भी आप वोट देने जाते हैं तो एक मतलब ज़्यादा करके आज की तारीख में तो लाइन लगाकर वोट देना नहीं पड़ता है, क्योंकि वोटिंग का प्रोसेस बहुत इजी बना दिया गया है। हमारे टाइम पे, मतलब हम जब आपकी उम्र के थे तो बहुत बड़ी लाइन लगती थी वोट देने के लिए। आज की तारीख में 10-15 मिनट में मामला ख़त्म हो जाएगा, आप जाएंगे। और तो सेंटर्स को बहुत अच्छे से मैनेज किया जाता है, अलग अलग सेंटर्स दिए जाते हैं। आपके कामोठे में ही कम से कम 6-7 सेंटर्स होते हैं, कम से कम, उससे ज़्यादा ही होंगे, कम नहीं। सुषमा पाटिल में भी आपका एक सेंटर रहता है। तो ये अलग अलग रूम्स में आपके वार्ड के नंबर के हिसाब से आपका एक लिस्ट निकलता है। उस लिस्ट में आपके नंबर के हिसाब से आपको एक पर्टिकुलर रूम में जाकर आपको वोट कास्ट करना रहता है। तो आप उस बटन को प्रेस करते हैं जिसको भी आप इलेक्ट कर रहे हैं, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है चीज़ें तो देयर आर पीपल हु कैन गाइड यू। तो देयर विल बी सेट ऑफ पीपल हु विल बी एबल टू टेल यू कि भाई ये है, बाकी करना आपको है, ठीक है। कौन सा बटन आपको कौन से उम्मीदवार तक पहुंचाएगा या कौन से उम्मीदवार को, तो ये तमाम चीज़ें जो गाइडिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। बट दिस स्टार्ट्स विथ द फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट 1 person and 1 वोट। एक इंसान का भाई साहब एक ही वोट काउंट होगा, ठीक है, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता, स्कोप ही नहीं है, ठीक है। 1 person 1 वोट, दिस मीन्स दैट एवरीवन शुड हैव 1 वोट एंड एवरी वोट शुड हैव एन इक्वल वैल्यू। अभी इक्वल वैल्यू मतलब क्या होता है? अगर समझ लो भाई साहब आपके मुकेश अंबानी साहब अगर वोट देने आए तो इतने बड़े इंसान है भाई साहब, पैसे वाले इंसान है, तो उनका एक वोट 100 वोट के हिसाब से होगा क्या? नहीं। चाहे मुकेश अंबानी हो, चाहे रास्ते का कोई भिखारी हो, ठीक है, अगर वो वोट देने जा रहा है तो उसका एक ही वोट काउंट होगा, सो लॉन्ग एज ही इज एन इंडियन सिटीजन, ठीक है। इट डजेंट मैटर व्हाट इज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ दैट पर्सन इन द सोसाइटी,
और व्हाट इज द हमारे देश में भाई साहब कास्ट का विभाजन है, हमारे देश में भाई साहब फाइनेंशियल डिस्पैरिटीज हैं, तो ये सारी चीज़ें कोई मान्यता नहीं रखती हैं। एक इंसान का, एक इंडियन सिटीजन के हिसाब से एक वोट काउंट होगा, चाहे वो कितना भी बड़ा इंसान हो, चाहे कितना ही आम इंसान हो, ठीक है। सो 1 पर्सन 1 वोट, ठीक है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फ्री एंड फेयर इलेक्शंस? इलेक्शंस आर सपोजिडली फ्री। फ्री मतलब भाई साहब इसको आपको अपना वोट देने के लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे, दे आर फ्री, ठीक है। तो फ्री मतलब आपको अपना वोट देने के लिए पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू पे फॉर कास्टिंग इलेक्शंस, फ्री। और दूसरा बात क्या है भाई साहब, आपका जो माइंडसेट है वो फ्री होना चाहिए, ठीक है। किसी दबाव में आकर आप वोट नहीं देंगे, आपके पास इतनी स्वाधीनता है कि आप वोट प्रोसेस में पार्टिसिपेट ना भी करें तो भी चलेगा, ठीक है। आपके ऊपर है, आप वोट देना चाहें तो अच्छी बात है, देना ही चाहिए, देश की सरकार चुनने में आपका योगदान होगा। इफ यू डोंट वांट टू कास्ट योर वोट देन आल्सो इट्स फाइन विद द गवर्नमेंट, दे आर नॉट सेइंग एनीथिंग, ठीक है। सो आपका वैसा फ्री माइंड सेटअप में वोट देना जरूरी है, और किसी दबाव में आकर आप वोट नहीं देंगे। फ्री मतलब क्या होता है, आप जब वोट देने जाते हैं तो आपके बाजू वाला भी नहीं जान सकता कि आप किसको वोट दे रहे हैं, जितने भी ऑफिशियल्स वहां पे बैठे हैं उनको भी पता नहीं चलेगा आप किसको वोट दे रहे हैं, नोबडी विल कम टू नो, ठीक है। सो दैट मेक्स यू फ्री। जब आप जानते हैं कि जिस काम को आप करने जा रहे हैं उनको किसी को कोई जान ही नहीं पाएगा, तो आप फ्री माइंडसेट से उस चीज को कर सकते हैं, है ना, ठीक है। तो यू कैन मेक अ फ्री चॉइस। अगर भाई साहब सब लोग जान जाएंगे जैसे तुमने, अच्छा तुमने इसको वोट दिया, अभी देखते हैं तुमको, ठीक है, तो आप फ्री नहीं हो सकते। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव अ फ्री माइंडसेट बिफोर यू कास्ट योर वोट, ठीक है। एंड फेयर इलेक्शंस, इलेक्शंस फेयर, फेयर मतलब यहाँ पे गोरापन नहीं होता है, फेयर मतलब होता है मतलब कोई अनफेयर प्रैक्टिसेस ना हो, कोई झोल झाल ना हो, ठीक है। हमारे देश में पहले जो इलेक्शंस होते थे, आज से कम 20-25 साल पहले, उसमें काफ़ी सारी गुंडागर्दी होती थी, काफ़ी सारे बूथ कैप्चरिंग्स होते थे। बूथ कैप्चरिंग्स मतलब समझ लो गांव में कहीं पे इलेक्शन चल रहा है, वहाँ पे ऐसे डब्बा होता था, तभी ये ईवीएम मशीन्स नहीं थे, ठीक है। अभी ईवीएम मशीन्स हो गए हैं जहाँ पे आपका वोट डायरेक्टली रिकॉर्ड होता है। तो उसमें कैसा रहता था, ऐसा पर्ची देता था, पर्ची मतलब समझते हैं, तो उस पर्ची को जैसे मतलब आपने किसी एक पार्टी को चुना, उस पर्ची को आप फाड़ेंगे, उसको ऐसे क्लोज करेंगे और उसको बक्से में डाल देंगे। अगर समझ लो मैं यहाँ पे वोटिंग कर रहा हूँ तो आपको बस अब चिट लिख कर दे दूँ तो आप कैसे वोटिंग करेंगे वैसा होगा, ठीक है। सो वैसा ही था सिस्टम, बैलेट बॉक्सेस होते थे ये बैलेट बॉक्सेस में से पर्चियों को निकाल कर काउंटिंग होती थी। तो कभी कभी क्या होता था, गुंडे लोग आकर भाई साहब पूरे बूथ को ही कैप्चर कर लेंगे, फिर वहां पे भरते जाएंगे बैलेट में, अपने ही लोगों के जो पर्चियां हैं वो भरते जाएंगे। तो दिस ऑल थिंग्स यूज्ड टू हैपन, ठीक है। ये सारी चीजें पहले होती थी, अभी तो नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो इनको हम बोलेंगे फेयर इलेक्शंस। फेयर इलेक्शंस मतलब नो अनफेयर प्रैक्टिसेस हैव बीन अडॉप्टेड, कोई अनफेयर प्रैक्टिसेस अडॉप्ट ना हो, क्योंकि अगर हमारा डेमोक्रेसी का पहला स्टेप ही फेलियर हो गया तो आगे चलकर पूरी की पूरी डेमोक्रेसी क्रैश होना ही होगा, ठीक है, इट विल क्रैश, ठीक है। ओके, सो फ्री एंड फेयर, पार्टीज एंड कैंडिडेट्स शुड बी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड शुड ऑफर सम रियल चॉइस द वोटर्स, ठीक है। तो वोटर्स को पूरा चॉइस मिलना चाहिए, ठीक है, वोटर्स को अच्छी तरीके का चॉइस मिलना चाहिए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए, ठीक है। ऐसा वाला इलेक्शन गड़बड़ हो जाएगा, है ना, अगर भाई साहब प्रेशराइज किया जाए वोटर को कि मुझे ही वोट देना वरना गोली से उड़ा देंगे, तो वो वोट नहीं हो सकता, ठीक है। ओके, रेगुलर इंटरवल्स, इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल्स आफ्टर एवरी फ्यू ईयर्स। ये क्यों होना चाहिए? समझ लीजिए किसी पार्टी को आपने वोट दिया, आज वो पार्टी रूलिंग पार्टी है, चाहे वो सेंटर के लेवल पे हो, चाहे स्टेट लेवल पे हो, और चाहे विलेज लेवल पे हो। व्हाई डू यू वांट दैट एवरी फ्यू ईयर्स द इलेक्शन शुड हैपन? क्यों ऐसा होना चाहिए? वाई? अभी चलो हमने चुन लिया, सब कुछ अच्छा खासा चल रहा है, ठीक है, पार्टी अच्छे से मैनेज कर रही है, व्हाई डू यू वांट अगेन इलेक्शंस टू हैपन? हाँ, तो एक चीज क्या है कि भाई साहब एक बार सरकार में आ जाने के बाद, एक बार पावर में आ जाने के बाद, पार्टीज या पॉलिटिकल लीडर्स अपने पावर को मिसयूज कर सकते हैं, अपना ही कुछ चला सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने ऐसा किया तो ऑब्वियसली नेक्स्ट इलेक्शंस में आपको पब्लिक वोट नहीं करेगी, तो उनको काम दिखाना पड़ेगा, ठीक है। दे विल हैव टू शो वर्क, दे विल हैव टू शोकेस देयर एंटायर वर्क, जो भी उन्होंने काम किया है। आपने अगर बहुत क्लोजली फॉलो किया रहेगा, रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे में प्राइम मिनिस्टर का एक स्पीच होता है, ठीक है, और जो रेड फोर्ट से देते हैं, और उसमें पूरे साल भर में जो भी काम हुआ है
ठीक है, उनकी रूलिंग पार्टी ने जो भी काम किया है उसको वो प्रकाशित करते हैं, एक लाइव बुलेटिन टाइप का होता है। ही रीड्स आउट द एंटायर थिंग्स दैट हैव बीन अंडरटेकन, सारे रेलवेज में, डिफेंस में, ठीक है, ट्रांसपोर्ट में क्या क्या काम, बिजनेस में क्या क्या काम एक्चुअली हुआ है, उस सारे को शोकेस किया जाता है। बहुत जरूरी है कि आप का जो सरकार है उस सरकार लोगों तक पहुंचे और लोगों को बताए कि उन्होंने क्या काम किया है, वरना लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मुझे क्या मतलब है कि कौन से पूना के आगे कोई तो नया हाईवे बन रहा है, अगर समझो ऐसा है मेरा, मुझे नहीं मालूम, कोई, मैं एक आम इंसान हूँ, मैं भाई साहब अपने कामकाज में लगा हुआ हूँ, पूना के आगे कौन सा हाईवे बन रहा है मुझे उसका कुछ मतलब नहीं है। लेकिन अगर मुझे ये बताया जाए कि इस हाईवे की वजह से तुम तक मार्केट की सब्जियां पहुंच रही हैं, इस हाईवे की वजह से तुम तक मिल्क पहुंच रहा है, इस हाईवे की वजह से तुम्हारे बेसिक एमिनिटीज फुलफिल हो रहे हैं, तब मेरे को समझ में आएगा। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप चीजों को ब्रेक करके पब्लिक की सेवा करें और पब्लिक को ज्ञात भी करें कि ये काम हुआ है। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसीलिए इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर फ्यू इयर्स। फॉर एग्जांपल देखिए, लोकसभा के जो इलेक्शंस होते हैं वो हर 5 साल में होंगे, चाहे गवर्नमेंट एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की हो चाहे ना हो, 5 साल में, हर 5 साल में इलेक्शंस होंगे ही होंगे। ठीक है, और ये इनका एक टेस्ट टाइप का होता है। जैसे आपका भाई साहब आपने क्या पढ़ाई की है वो पता चलता है आपके जितने भी मिड टर्म टेस्ट होते हैं, पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, सेमेस्टर्स होते हैं, इससे आपको पता चलता है कि आपकी पढ़ाई का प्रोग्रेस कैसे चल रहा है। वैसे ही किसी भी सरकार के लिए, सरकार प्रोग्रेसिव है कि नहीं, सरकार लोगों से जुड़ पा रही है कि नहीं, समस्याओं का समाधान हो रहा है कि नहीं, इट इज बेसिकली इंडिकेटेड इफ दे हैपन टू विन द इलेक्शंस। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। आफ्टर ऑल ही गेट्स टू सी वंस एवरी 5 years। अगर भाई साहब कोई 5 साल बाद आपसे आकर हाथ मिला रहा हो तो ऑब्वियसली आप वोट नहीं देंगे उसको, 5 साल तक क्या करिए। ठीक है, ओके। पॉलिटिकल कंपटीशन ड्यूरिंग इलेक्शंस हैज सर्टेन मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। देखिए, हर जब भी इलेक्शंस होंगे तो पॉलिटिकल कंपटीशन होगा। पॉलिटिक्स में समझ लो अगर 4 उम्मीदवार हैं तो भाई साहब आपने देखा रहेगा इलेक्शन में काफी माहौल गर्म हो जाता है ना। एवरीबडी इज ट्राइंग टू कास्ट देयर इंप्रेशन ऑन द पब्लिक बिकॉज एवरीबडी हैज अ मोटिव टू विन। ठीक है, विच इज गुड, बट एट द सेम टाइम समटाइम्स पीपल क्रॉस देयर लाइन्स। तो कुछ टाइम पे लोग अपना लाइन क्रॉस कर जाते हैं और एक दूसरे के कंपटीशन में भाई साहब जिन लोगों से आप पहले हाथ मिलाकर चल रहे थे उनसे ही दुश्मनी मोल लेते हैं। तो ऐसा बहुत बार हुआ है, खून खराबा भी हुआ है। ठीक है, पहले के टाइम पे तो बहुत ज्यादा हुआ करता था, अभी भी आज की तारीख में कुछ स्टेट्स में खून खराबा होता है। ठीक है, देयर आर सम स्टेट्स इन विच ब्लडशेड हैपेंस ड्यूरिंग इलेक्शंस। ठीक है, नॉट ऑल द स्टेट्स, जहाँ पे लोग मेच्योर है वहाँ पे नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा इमेच्योरिटी जहाँ पे भी लोग डिस्प्ले करेंगे वहाँ पे होगा। ठीक है, पहले के ज़माने में बहुत होता था, मतलब ये मेरिट्स भी होते हैं और कुछ डिमेरिट्स भी होते हैं। ठीक है, मेरिट्स क्या क्या है भाई साहब आपके, व्हाट आर द मेरिट्स, मतलब एडवांटेजेस, सेंस ऑफ ड्यूटी। ठीक है, अगर भाई साहब आप जैसे देखो कंपटीशन होता है तो आप ज्यादा से ज्यादा काम दिखाने की कोशिश करेंगे, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, और लोग मूर्ख नहीं है, आप उनको काम दिखाएंगे तो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, आप उनको डेवलपमेंट दिखाएंगे, आप दिखाएंगे कि भाई साहब आपने ये काम किया है जिसके वजह से उनके जीवन में ये सारे चेंजेस आए, ओनली देन दे विल फील फॉर यू एंड दे विल वोट फॉर यू। ये एकदम सिंपल सा सिद्धांत है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जब कंपटीशन बढ़ता है, जब लोगों को लगता है कि भाई साहब नेक्स्ट वाला उम्मीदवार, अगर मैं 5 लोगों के साथ इलेक्शंस में उतर रहा हूं, मेरे साथ और 5 लोग हैं, सब लोगों को अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करेंगे, और लोगों को पुल करने के लिए सिर्फ एक ही सिद्धांत चलता है, लोगों के लिए काम करना। तो सब में कंपटीशन लग जाता है और सेंस ऑफ ड्यूटी बढ़ जाती है। ठीक है, और फायदा इसमें किसका होगा, लोगों का होगा। ठीक है, सो दैट इज डेफिनेटली देयर। अगर समझ लो मैं एक इलेक्शन में उतर रहा हूं और मुझे मालूम है सिर्फ मैं ही हूं, आई एम द ओनली किंग, ठीक है, और कोई आजू बाजू भी नहीं है मेरे, तो क्यों काम करूं भाई साहब, क्यों मैं अपना, मतलब मुझे ही वोट देना है, सबको मुझे ही जीतना है, इस तरह का अगर एनवायरनमेंट रहा तो देन इट विल मेक नो सेंस। ठीक है, इसीलिए आपके जितने भी पॉलिटिकल कॉम्पिटिशंस होते हैं, दे आर एडवांटेजेस टू द एंटायर सोशल सेटअप ऑफ इंडिया, सबके लिए फायदेमंद है। पॉलिटिकल कंपटीशन होना ही चाहिए, पॉलिटिकल कंपटीशन होगा तो ही लोग काम करेंगे और तो ही मतलब हमारा डेवलपमेंट होगा। ओके, डिमेरिट्स क्या क्या है भाई साहब, तो तबला ही बजाते रहे, सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फैक्शनलिज्म। ठीक है, कभी कभी भाई साहब इसका डिमेरिट्स क्या हो जाएगा, मतलब डिसयूनिटी मतलब क्या होता है, देखो पॉलिटिकल कंपटीशन में राइवलरी बहुत ज्यादा हो जाती है, और कभी कभी राइवलरी इतनी ज्यादा हो जाती है
कि लोग एक एक फैक्शंस को बिलीव करने लगते हैं। जैसे भाई साहब कोई पार्टी ए है, ठीक है, कोई पार्टी बी है, कोई पार्टी सी है, ठीक है, मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूं, इसमें भी कुछ अच्छी चीजें हैं लेकिन मैं इसको मानता ही नहीं हूं, इसमें भी कुछ अच्छी चीजें हैं लेकिन मैं इसको मानता ही नहीं हूं, इसको मैं अंधे तरीके से बिलीव कर रहा हूं, ठीक है, आई एम सपोर्टिंग दिस पार्टी ब्लाइंडली, ठीक है, एकदम पूरे अंधे तरीके से। तो इसके जितनी भी खामियां हैं उसको मैं पूरा पूरा नजरअंदाज कर रहा हूं, कंप्लीटली इग्नोर कर रहा हूं, और इनके जितने भी मेरिट्स हैं उनको मैं सराहना नहीं कर रहा हूं, ठीक है। सो इस तरीके की चीजों को हम बोलते हैं फैक्शनलिज्म, ठीक है, ये हो जाती है आपकी फैक्शनलिज्म। मतलब आप एक पॉलिटिकल पार्टी को बिलीव कर रहे हैं विच इज गुड, आप एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए फाइट कर रहे हैं विच इज गुड, लेकिन उस पॉलिटिकल पार्टी के कुछ खामियां हैं जिनको आप पूरा नहीं कर रहे हैं, या दूसरे पार्टीज की जो अच्छाइयां हैं उसको आप अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड। तो इससे क्या होता है भाई साहब, कभी कभी लोगों में भाई साहब तनाव पैदा हो जाता है। जब तुम उस पार्टी का, आपने देखा रहेगा पॉलिटिकल पार्टीज में तो तनाव रहता ही है, लेकिन जो उनको सपोर्ट करते हैं उनके बीच में भी तनाव होता है। आपने कभी कभी हीटेड डिबेट्स देखा रहेगा, कोई किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, कोई किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, मारामारी पे आ जाते हैं लोग, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। सो दिस इज बेसिकली डीमेरिट्स, जिसको हम ग्रुपिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। तो जिसको हम ग्रुपिज्म भी बोलेंगे। व्हाट इज योर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस? इलेक्शंस फॉर लोकसभा, विधानसभा। तो लोकसभा और विधानसभा के लिए भाई साहब इलेक्शन होता है। ये आपका किस लेवल पे होता है भाई साहब? सेंटर लेवल पे, ठीक है। ये होता है भाई साहब आपका सेंटर लेवल पे। लोकसभा और विधानसभा के लिए जो इलेक्शंस होते हैं वो सेंटर लेवल पे होते हैं, मतलब एकदम जो सेंटर लेवल पे जो गवर्नमेंट है उसके लेवल पे होता है, ठीक है, लोकसभा विधानसभा, ओके। आर हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी 5 years, ठीक है। हर 5 साल में लोकसभा, हम जनरली लोकसभा के इलेक्शंस बोलते हैं, क्यों हम विधानसभा या राज्यसभा, तो ये एक हो गया भाई साहब आपके लोकसभा के इलेक्शंस, लोकसभा होता है, और दूसरा क्या होता है भाई साहब आपका राज्यसभा। यहाँ पे विधानसभा एंड विधान परिषद, ठीक है, ये आपका स्टेट लेवल का होता है वैसे, ये आपके स्टेट लेवल के गवर्नमेंट्स हैं। विधानसभा एंड विधान परिषद आपका हो गया भाई साहब स्टेट लेवल का इलेक्शन। लोकसभा एंड राज्यसभा ये हो गया भाई साहब आपके सेंटर लेवल का। राज्यसभा हम यहाँ पे इसलिए नहीं मेंशन कर रहे हैं क्योंकि राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनको हम इलेक्ट नहीं करते हैं, लोकसभा ही इलेक्ट करते हैं, लोकसभा को हम इलेक्ट करते हैं। लोकसभा में जितने भी आपके मेंबर्स हैं उनको हम और आप चुनाव में जिताते हैं, और यही लोग इनको वोट करके। अभी इसका मतलब क्या है, देखिए लोकसभा में जो लोग हैं जरूरी नहीं है कि वो उस बैकग्राउंड से हो। सपोजिटली जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, ठीक है, वो आज की तारीख में उसने इलेक्शन जीता है और स्पोर्ट्स का पोर्टफोलियो उसको दिया गया है, लेकिन शायद वो कभी खेला ही ना हो, तो उसका नॉलेज शायद स्पोर्ट्स में उतना ज्यादा नहीं हो, तो ही वुड नीड एन एक्सपर्ट टू एडवाइज हिम ऑफ दिस, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, राज्यसभा में एक एलीट स्पोर्ट्स पर्सनालिटी को इलेक्ट करेंगे लोग सब मिलकर। जैसे सचिन तेंदुलकर इज अ राज्यसभा मेंबर, ऑल्दो ही इज नॉट एन इलेक्टेड मेंबर, वो इलेक्शंस में नहीं जीते हैं लेकिन इज अ राज्यसभा मेंबर। तो उनको भाई साहब लोकसभा के लोगों ने बोला कि ये इंसान वहां पे रहना चाहिए क्योंकि इसको स्पोर्ट्स के बारे में बहुत कुछ पता है एंड ही विल हेल्प अस, ठीक है। वो एक एलीट पर्सनालिटी है जो उस फील्ड से कनेक्टेड है, तो उनसे हम काफी सारा हेल्प ले सकते हैं, तो इनको हम बोलेंगे राज्यसभा मेंबर। ऐसे ही आपके अलग अलग फील्ड से, अलग अलग जगहों से राज्यसभा मेंबर्स सिलेक्ट होते हैं, और इनका मेन मकसद रहता है कि लोकसभा के लोगों को गाइड करना उस पर्टिकुलर फील्ड में। तो कोई लोकसभा का एमपी है जिसने इलेक्शन जीता है, लेकिन हो सकता है उस फील्ड में उसकी एक्सपर्टीज ना हो, उस फील्ड में उसको बहुत भारी भरकम नॉलेज ना हो, तो इसीलिए उसको हेल्प करने के लिए ये होता है। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। इलेक्शंस आर हेल्ड, तो ये हर 5 साल में होता है, मतलब स्टेट लेवल पे भी जब इलेक्शन होता है हर 5 साल में होता है, और जो सेंटर लेवल पे है वहां पे भी इलेक्शंस हर 5 साल में होता है। इलेक्शंस आर हेल्ड इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंसीज एट द सेम टाइम, ईदर ऑन द सेम डे और विद इन अ फ्यू डेज। कभी कभी देखो कैसा होता है, सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एक ही दिन में इलेक्शन निपटाया जाता है या डिफरेंट डेट्स में। देखिए डिफरेंट डेट्स क्यों करते हैं, क्योंकि कभी कभी जो स्टेट गवर्नमेंट, देखिए इलेक्शंस को अगर कंडक्ट कराना है तो आपको बहुत हैवी फोर्स चाहिए, हैवी फोर्स चाहिए, मतलब पुलिस हेल्प चाहिए ही चाहिए, प्लस बहुत सारे ऑफिशियल लोग चाहिए जो इस चीज को कंडक्ट कराएं। इसीलिए देखो आपके जितने भी टीचर्स होते हैं, कभी कभी बैंक एम्प्लॉइज होते हैं, इन सबको गवर्नमेंट ऑन इलेक्शन ड्यूटी लगाती है, तो इन लोगों को गांव में जाना पड़ता है, इन्वॉल्व होना पड़ता है, ठीक है। सो दीज आर पीपल हु आर इन्वॉल्व इन इट, तो काफी बड़ा एक फोर्स रहता है। तो सारे जगहों पे सेम टाइम पे अगर इलेक्शंस करेंगे तो फोर्स पूरी अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगी,
इसीलिए एक एक दिन छोड़ के या दो दो दिन छोड़ के या तीन तीन दिन छोड़कर अगर आप देखोगे इलेक्शंस कराए जाते हैं, ठीक है, इफेक्टिवली। ओके, इलेक्शंस आर हेल्ड इन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसीज एट द सेम टाइम, ईदर ऑन द सेम डे और विद इन अ फ्यू डेज, ठीक है। दिस इज कॉल्ड जनरल इलेक्शन। इसको हम भाई साहब क्या बोलेंगे? जनरल इलेक्शन। बाई इलेक्शंस क्या होते हैं भाई साहब? इलेक्शंस इज हेल्ड ओनली फॉर वन कॉन्स्टिट्यूएंसी टू फिल द वैकेंसी कॉज्ड बाय द डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ अ मेंबर। तो आपके जनरल इलेक्शंस क्या होते हैं? जो जनरल रूल से चल रहे हो, 5 साल बाद भाई साहब सरकार को बदलना ही बदलना है, ठीक है। सरकार ना बदले, इलेक्शन होना है, ठीक है। 5 साल बाद लोगों को एक बार अपॉर्चुनिटी मिल रही है, या तो जो चुनी हुई सरकार है, ये जो पहली वाली सरकार है, उस पर विश्वास जताकर उसे फिर से जिताना, ठीक है, या तो काया पलट करना, फिर से दूसरी कोई सरकार चुनना, क्योंकि हो सकता है दे आर नॉट फुलफिल्ड और दे आर नॉट फुलफिलिंग देयर प्रोमिसेस, व्हाटएवर, ठीक है। तो 5 साल में लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलता है सरकार को फिर से सुनियोजित तरीके से चुनना, ठीक है। और बाई इलेक्शन क्या होता है? अगर कभी कभी होता है कि भाई साहब किसी उम्मीदवार की सडन डेथ हो गई, ठीक है, सडन डेथ हो गई और रेजिग्नेशन कर दिया, भाई साहब रिजाइन कर दिया, तो वो पोस्ट खाली हो गया, इसको हम बोलते हैं बाई इलेक्शंस, ठीक है। इफ अ पर्सन ऑल ऑफ अ सडन डाइज, ठीक है, और रिजाइंस, देन वी कंडक्ट बाई इलेक्शंस टू फिल दैट वेकेंट पोस्ट, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है? जनरल इलेक्शंस लोकसभा और विधानसभा के लेवल पे हर 5 साल पे होते हैं, एंड दिस इज समथिंग दैट इज बाउंड टू हैपन, ये होगा ही होगा, ठीक है। और बाई इलेक्शन क्या होता है? अगर किसी इमरजेंसी में किसी इंसान, कोई इलेक्टेड मेंबर का डेथ हो गया या रिजाइन कर दिया, तब उसकी पोस्ट को फुल करने के लिए फिर से एक बाई इलेक्शन होगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड बाई इलेक्शंस। ओके, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज फॉर पर्पस ऑफ इलेक्शंस। तो अलग अलग गुटों में पूरे कंट्री को डिवाइड किया गया है, ठीक है, फॉर पर्पस ऑफ इलेक्शंस, इलेक्शंस के लिए। जैसे अगर आप देखोगे लोकसभा में अप्रोक्सीमेटली 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, पूरे इंडिया में 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, ठीक है। तो इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे लोग अपने उम्मीदवारों को उतारते हैं, हर पार्टी, ठीक है, अपने उम्मीदवारों को वहां पे प्रेजेंट करती है। एनी क्वेश्चन सो फार पीपल? सो दीज आर द 3 क्राइटेरिया कि भाई साहब आपके जनरल इलेक्शन क्या होते हैं, बाई इलेक्शन क्या होता है, और कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होते हैं। The country is divided into different areas or parts for the purpose of elections, and these are known as constituencies, ठीक है। For example, the state of Maharashtra is divided into 48 constituencies during the Lok Sabha elections. अगर आप देखोगे ये महाराष्ट्र है, ठीक है, और महाराष्ट्र में 48 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है लोकसभा इलेक्शन के टाइम पे, ठीक है। ये सारे आपके देखोगे भाई साहब नंदुरबार, जलगांव, रावेर, धुले, ठीक है, दिंडोरी, पालघर, भिवंडी, नासिक, ये सब आपके क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 48 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, देखो, ठीक है। द एंटायर स्टेट ऑफ महाराष्ट्र हैज बीन डिवाइडेड इनटू 48 कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर जनरल इलेक्शंस। क्या ये समझ में आ रहा है पीपल? ठीक है, ओके। सो दीज आर ऑल द डिविजन। ऐसे ही हर स्टेट में उस स्टेट के साइज के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, उस स्टेट के साइज और स्टेट के पॉपुलेशन के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंसीज होते हैं, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल? हम ओके ओके ओके। कौन क्वेश्चन? कौन क्वेश्चन पीपल? नो क्वेश्चन, ओके। लोकसभा इलेक्शंस, कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। जैसे मैंने आपको बोला भाई साहब, पूरे कंट्री को हम कितने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करते हैं? 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है। सो 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज होते हैं और 2 मेंबर्स अलग से इलेक्ट किए हो जाते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी पूरे कंट्री को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया गया है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को हम क्या बोलते हैं? मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, एमपी, ठीक है। और जो स्टेट लेवल पे इलेक्शन जीतते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एमएलए। एमएलए मतलब, तो एमपी लोकसभा इलेक्शंस में जो जीतता है वो क्या हो जाएगा? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी। और जो विधानसभा के इलेक्शन में जीतता है, स्टेट लेवल इलेक्शन जीतता है, उसको हम क्या बोलेंगे? एमएलए। एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। आर वी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। सो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू, हर एक वोट का भाई साहब इक्वल वैल्यू होगा, ये तो हमारा प्राइमरी सिद्धांत है, ठीक है, ओके। विधानसभा इलेक्शंस, अभी जो विधानसभा मतलब स्टेट लेवल के इलेक्शंस होते हैं, आपके जितने भी स्टेट होंगे उनमें अलग से इलेक्शंस होंगे, ठीक है। सो विधानसभा इलेक्शंस में भाई साहब कौन कौन होगा? स्टेट लेवल पे इलेक्शंस हो गए, डिवाइडेड इनटू स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो स्टेट को भी हम अलग अलग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करते हैं, और जो इसमें जीतता है उसको हम क्या बोलेंगे? एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। क्लियर 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 पीपल? हम ओके ओके ओके। सो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को हम क्या बोलेंगे? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए, ठीक है। आपने सुना ही रहेगा, अरे वो एमएलए का बेटा है भाई साहब। एमएलए मतलब क्या होता है? जिसने स्टेट लेवल इलेक्शंस को जीता है,
ठीक है, और इनको हम क्या बोलेंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। क्लियर क्लियर क्लियर, ओके ओके ओके। The same principle of creating wards similar to constituencies applies for पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शंस। तो जैसे मैंने आपको बताया, हमारा जो गवर्नमेंट है वो 3 लेवल का है, सेंट्रल लेवल पे है, स्टेट लेवल पे है, और विलेज या म्युनिसिपल लेवल पे है। ठीक है, पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शंस भी होते हैं आपके, पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शंस द सेम प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिंग वार्ड्स, तो आपके वार्ड्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो ये वार्ड्स क्रिएट होंगे अप्लाइज फॉर पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शंस। पंचायत लेवल पे या म्युनिसिपल लेवल पे, म्युनिसिपैलिटी के लेवल पे भी इलेक्शंस होते हैं। 3 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट है फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट। इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए आपके 3 लेवल्स हैं। क्लियर पीपल, हम ओके ओके ओके। Okay, certain weaker sections of the society may not get adequate representation and it may, अभी ये सारी भी चिंताएं हमको करनी पड़ती हैं, hamper their development। तो कुछ weaker section of the society होते हैं, जैसे बहुत गांव खेड़े में दूर दराज जगहों पे रहते हुए लोग, या जो लोग इकोनॉमिकली बहुत वीकर हैं, या जो लोगों को एजुकेशन के बारे में ज़्यादा नहीं मालूम है। ठीक है, सो सर्टेन वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी मे नॉट गेट एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन। एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन मतलब इनके लोग सामने नहीं आ रहे हैं। जब तक भाई साहब आपके कम्युनिटी के या आपके प्रांत के लोग सामने नहीं आएंगे, तब तक किसी प्रांत का डेवलपमेंट या किसी कॉन्स्टिट्यूंसी का डेवलपमेंट ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि उस प्रांत के लोगों को ही उस कॉन्स्टिट्यूंसी के प्रॉब्लम्स के बारे में डीप रूटेड नॉलेज होगा। ठीक है, पीपल कमिंग फ्रॉम आउटसाइड माइट कंटेस्ट इलेक्शंस एंड माइट इवन विन देम, बट विल दे बी एबल टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स इफेक्टिवली? They might not be, because they are belonging to a different place altogether। ठीक है, so कभी कभी रिप्रेजेंटेशन सही नहीं होता है। This will deprive our parliament and assemblies of the voice of a significant section of the population। तो जो नीचे वर्ग, जैसे हमारे समाज में विभाजन नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत पहले से कास्ट सिस्टम चला आ रहा है इंडिया में। ठीक है, सो कास्ट सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे इंडिया में प्रीडोमिनेंट रहा है। ठीक है, और स्पेशली जिनको हमारे समाज ने, ठीक है, नीचे वर्ग का घोषित किया है, ठीक है, तो उनके ऊपर काफ़ी सालों से अत्याचार हुआ है। ठीक है, काफ़ी उनको प्रताड़ित किया गया है, जिसकी वजह से उनका एजुकेशनल डेवलपमेंट नहीं हुआ है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट नहीं हुआ है, और भी बहुत सारी खामियां रह गई हैं। ठीक है, तो आज की तारीख में शायद एक बहुत बड़े वर्ग को मालूम ही नहीं है कि वोट के द्वारा हम पूरे सिस्टम को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे लोगों को कैसे इस मेन स्ट्रीम इलेक्शंस में, पहली बात तो इनके उम्मीदवार आने चाहिए। जब इनके उम्मीदवार आएंगे तो ही इनके प्रॉब्लम्स को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। ठीक है, सो दिस विल डिप्राइव आवर पार्लियामेंट। सो कास्ट सिस्टम के तहत यहाँ पे जो लोग लोअर कास्ट के होंगे या जो वीकर सेक्शंस को होंगे, दे ओनली विल बी अलाउड टू कंटेस्ट इलेक्शंस, वीकर सेक्शंस। ठीक है, सो दिस इज डन फॉर देयर मैक्सिमम पार्टिसिपेशन।
सो पीपल क्या हुआ है कि बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूंसीज में, ठीक है, इन मेनी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसीज इट इज रिजर्व फॉर पीपल बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को मेन स्ट्रीम इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करवाने के लिए बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूंसीज में इन उम्मीदवारों के लिए जो चीजें हैं वो फिक्स रखी गई हैं, ठीक है। सो रिजर्व फॉर पीपल बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। क्या ये समझ में आ रहा है पीपल, ठीक है? क्योंकि अगर इनके, देखिए रिजर्व करना मतलब क्या हो जाता है कि आपको इन उम्मीदवारों को ही आपको इलेक्शन कंटेस्ट करवाने पड़ेंगे। अगर ये उम्मीदवारों को जबरदस्ती ऊपर लाया जाए तो वो रिप्रेजेंटेशन प्रॉपरली करेंगे और उनके प्रॉब्लम्स भी रिप्रेजेंट होंगे, उनका समाधान भी निकलेगा, ठीक है। तो इसीलिए कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज को रिजर्व किया गया है फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, फॉर पीपल बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है। सोलापुर जैसे देखिए अगर आप, ठीक है, इट इज रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। पालघर, ठीक है, दिस इज रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है। सो ऐसे जगहों पे जैसे अगर ये एक एग्जाम्पल है, महाराष्ट्र में सोलापुर कॉन्स्टिट्यूंसी को शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, मतलब वहां पे जो उम्मीदवार होंगे दे हैव टू बिलोंग टू शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है, दे हैव टू बिलोंग टू दिस ग्रुप, ठीक है, फॉर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन इन डेमोक्रेसी। फॉर एग्जाम्पल पालघर, ठीक है, इट इज रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। शेड्यूल्ड ट्राइब के इन उम्मीदवार ही यहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, ओनली दे कैन कंटेस्ट द इलेक्शंस। सो लोकसभा शेड्यूल्ड कास्ट में, अभी देखो लोकसभा लेवल पे शेड्यूल्ड कास्ट के लिए कितने सीट्स हैं? 79 सीट्स हैं, और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए कितने हैं भाई साहब? 41 सीट्स हैं, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली 79 सीट्स इन द लोकसभा, कितने टोटल सीट्स हैं लोकसभा में? 543, ठीक है, 543 सीट्स हैं, जिसमें 79 सीट्स आर रिजर्व फॉर पीपल बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड 41 सीट्स आर रिजर्व फॉर पीपल बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स। क्या ये सिचुएशन समझ में आ रही है, ठीक है? दिस सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन, तो रिजर्वेशन मतलब क्या हो रहा है भाई साहब? पहले से ही आप इस कम्युनिटी के लोगों के लिए सीट्स को रिजर्व कर रहे हैं, इसी कम्युनिटी के लोग यहाँ पे इलेक्शंस कंटेस्ट करके जीत सकते हैं, ठीक है। was extended later to two other weaker sections at the district and the local level। तो district level पे और local level पे और दो weaker sections पे इसको extend करेगा। However, the proportion of seats reserved varies from state to state। तो अलग अलग states के हिसाब से, देखिए हर state की एक population होती है और उस population पे एक population होता है scheduled caste और scheduled tribe का। तो अलग अलग states में जो ये वाला सीट्स है शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का, वो अलग अलग नंबर्स है, ठीक है, बिकॉज एवरी स्टेट विल हैव अ डिफरेंट डायमेंशन, शेप, साइज, पॉपुलेशन एज वेल। और पॉपुलेशन का एक परसेंटेज होता है शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब में। सो कितना पॉपुलेशन का हिस्सा शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब को बिलोंग करता है, उस हिसाब से भाई साहब, ठीक है, द प्रोपोर्शन ऑफ द सीट्स आर रिजर्व, उस हिसाब से लोगों का सीट्स का रिजर्व होता है प्रोपोर्शन, ठीक है। ओके ओके, सिमिलरली 1/3 ऑफ द सीट्स are reserved in rural and urban local bodies for women candidates। अभी देखिए एक और चीज, जो अभी तक तो हमने कास्ट सिस्टम पे देखा कि क्या रिजर्वेशन है, नाउ समथिंग दैट वी आर सीइंग हियर इज ऑन जेंडर बेसिस, ठीक है। तो जेंडर बेसिस पे भी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हमको देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है, until unless फीमेल कैंडिडेट्स बेसिकली कम upfrontly and contest elections, problems related to females will not be highlighted। तो इसीलिए यहाँ पे हमने जेंडर का भी एक रिजर्वेशन रखा है। दिस वाज रिजर्वेशन एट द लेवल ऑफ कास्ट, दिस इज रिजर्वेशन एट द लेवल ऑफ जेंडर, ठीक है। सो 1/3 ऑफ द सीट्स आर रिजर्व्ड इन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज फॉर वुमेन कैंडिडेट्स, जो कभी भी भरा नहीं जाता है, फॉर योर नॉलेज, ठीक है। ये मतलब अभी भी ये रिजर्वेशन करने के बाद भी वुमेन कैंडिडेट्स आर नॉट गेटिंग फिल्ड अप, ठीक है, वुमेन कैंडिडेट्स आर नॉट गेटिंग फिल्ड अप इन दीस प्लेसेस, ठीक है। Okay, voters list. Once the constituencies are decided, the next step is decide who can and who cannot vote, ठीक है। तो कौन वोट कर सकता है? जिसका भी भाई साहब 18 साल के ऊपर हो गया हो, और ठीक है, जो साउंड माइंड का हो, एनी पर्सन ऑफ साउंड माइंड एंड हु हैज अटेंड 18 years of age could cast their vote। अगर कोई जेल में है तो वो वोट दे सकता है। अगर कोई क्रिमिनल है, जेल में है, अपनी सजा काट रहा है, क्या वो वोट दे सकता है? यस यस, दैट पर्सन ऑल्सो कैन, ठीक है। सो दैट पर्सन ऑल्सो कैन। वोट देना आपका एक अधिकार ऐसा है जो किसी भी चीज से एक्लिप्स नहीं हो सकता, ठीक है, किसी भी चीज से नहीं। ओके,
In a democratic election, the list of those who are eligible to vote is prepared much before the elections and given to everyone. तो एक लिस्ट, वोटर लिस्ट बनाई जाती है। आपने देखा रहेगा काफ़ी टाइम पे सर्वे करने आते हैं लोग। आज की तारीख में तो भाई साहब आधार कार्ड, इतने सारे आपके आइडेंटिफिकेशन हैं, तो आपका बन ही जाता है, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक इलेक्शन में पहली बात तो क्या बनती है, लिस्ट बनता है ऑफ दोज हु आर एलिजिबल टू वोट इज प्रिपेयर्ड मच बिफोर द इलेक्शंस एंड गिवन टू एवरीवन। एलिजिबल टू वोट आपकी सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे है, आपने अगर 18 साल क्रॉस किया हो तो, ठीक है। दिस इज ऑफिशियली कॉल्ड द इलेक्टोरल रोल एंड इज कॉमनली नोन एज द वोटर्स लिस्ट। एक वोटर्स लिस्ट निकलती है, ठीक है। तो आपके देखिए इस तरह का वोटर लिस्ट होता है, ठीक है। अगर आप इलेक्शन देने जाएंगे तो आपका ऐसा पूरा आपके फोटो के साथ आपका वोटर लिस्ट में ऐसा नाम आता है, ठीक है। दिस इज योर वोटर लिस्ट। और यही मतलब जहां आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, फॉर एग्जांपल अगर मैं देखने जाऊं तो मेरा सुषमा पाटिल में आता है, तो यहाँ पे मेरा फोटो रहेगा और ये सारा एड्रेस रहेगा, ठीक है। मेरा पूरा इलेक्शन कार्ड में मेरा जो नाम है, ठीक है, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूंसी, क्योंकि मेरे इलेक्शन कार्ड में मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी का नंबर लिखा रहेगा, ठीक है। जो भी पता नहीं है क्या भाई साहब, नहीं होगी, नहीं है, ठीक है। फिलहाल तो मैं कैरी नहीं कर रहा हूँ, अगर टाइम मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। इलेक्शन कार्ड आपने देखा ही रहेगा, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूंसीज के कार्ड होते हैं उसमें आपका वार्ड, कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर ये सब रहता है, तो उसके हिसाब से आपका ऐसा आइडेंटिफिकेशन होता है। तो जैसे मैं अगर सुषमा पाटिल में अपना इलेक्शन देने गया, अपना वोट कास्ट करने गया, तो उस लिस्ट में मुझे देखना पड़ेगा मैं कहाँ पे हूँ, ठीक है। वैसा 4-5 पेजों का एक लिस्ट रहता है, आपको सिर्फ वहाँ पे जाके बोलना पड़ता है ये मेरा वार्ड नंबर है, ठीक है, ये मेरा वार्ड नंबर, तो लोग बता देंगे इस लिस्ट में आपका नाम होगा, देख लीजिए। तो इस लिस्ट में मैं अपना नाम देखूंगा और उसके हिसाब से वो वोट होगा, ठीक है। दैट इज हाउ माई वोट विल बी काउंटेड। आप तो समझ जाओ भाई साहब, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द वोटर्स लिस्ट। ये बहुत पहले बन के तैयार हो जाती है, जिस दिन इलेक्शन होगा उस दिन तैयार नहीं होता, ये उसके बहुत पहले बन जाता है ये लिस्ट, ठीक है। दिस इज प्रिपेयर्ड अ लॉन्ग टाइम बैक, ठीक है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, जैसे मैं आपको बता रहा था, ठीक है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी मींस एनीबडी हु हैज अटेन्ड 18 years of age has the eligibility to cast his or her vote fearlessly, ठीक है। That is called universal adult franchisee, ठीक है। और ये सारे देशों में citizens aged 18 years and above can vote in an election, ठीक है। Citizen has the right to vote regardless of his or her caste, religion, gender। कोई तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कास्ट बेसिस, जेंडर बेसिस, किसी भी टाइप का वैसा डिस्क्रिमिनेशन वोट पे नहीं है, ठीक है। आप फियरलेसली अपना वोट कास्ट कर सकते हैं प्रोवाइडेड यू हैव अटेन्ड 18 years of age। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो ये सारे की वर्ड्स हैं जो आपको यूज करने हैं। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी बोल सकते हैं या यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज भी बोल सकते हैं, हाँ, ठीक है, एक ही बात है दोनों में। दिस इज बेसिकली अ कम्युनिटी विच इज 18 years and above इन अ कंट्री एंड दैट हैज गॉट द राइट टू वोट, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? अगर आप हॉस्पिटल में हैं, समझ लो कोई हॉस्पिटल में है, ठीक है, और वो मतलब चल नहीं पा रहा है, विल दैट पर्सन बी अलाउड टू वोट? यस, ठीक है। अगर कोई हॉस्पिटल में है और वो चल नहीं पा रहा है, वो बहुत ही अस्वस्थ है, तो इलेक्शन कमीशन को वहां से लोगों को भेजना पड़ेगा यहाँ पे टू गेट द वोट्स कास्टेड, ठीक है। इफ अ पर्सन इज हैंडीकैप, तो कोई ना कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी घर तक पहुंचकर वोट लेने की या उस इंसान को वोटिंग बूथ तक पहुंचाने की। समझ लो कोई व्हील चेयर पे है, उसको आप लाइन पे बैठा के रखेंगे क्या, वोट देने के लिए नहीं बैठा सकते, तो दैट पर्सन हैज टू बी अकोमोडेटेड। ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी एज अ गवर्नमेंट, ठीक है। अगर समझ लो जैसे वोटिंग जो होता है वो सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक चल रहा है और मेरा जो जॉब है वो सुबह 7 बजे से रात के 9 बजे तक है। अब छुट्टी देनी पड़ेगी, लेनी नहीं, छुट्टी आपके बॉस को देनी पड़ेगी, आपके बॉस को छुट्टी देनी पड़ेगी, और अगर उसने नहीं दिया तो वो अरेस्ट हो सकता है। इफ अ पर्सन इज नॉट गिविंग द लीव वे टू हिज एम्प्लॉइज फॉर कास्टिंग वोट, दैट पर्सन कैन बी अरेस्टेड। उस पर भाई साहब उसका कंपनी बंद किया जा सकता है, क्योंकि लीगल राइट है ये, ठीक है। ये अगर समझो मतलब सुबह के 8 बजे से रात के 8 बजे तक वोटिंग हो रही है और किसी हिसाब से मेरा जो जॉब है वो सुबह के 7 बजे से रात के 9 बजे तक है, कोई भी जॉब मैं कर रहा हूँ, अगर मेरे बॉस ने मेरे को वोट देने के लिए छुट्टी नहीं दी, ठीक है, अगर वोट देने के लिए छुट्टी नहीं दी और मैंने पुलिस में कंप्लेन कर दिया, दैट पर्सन कुड बी अरेस्टेड, क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल राइट है, डेमोक्रेसी का सिस्टम है ये। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। 1 person 1 vote and each vote should have equal value, ठीक है। एक पर्सन का एक वोट गिना जाता है
और तो ये आपके यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के आपके चीजें हैं 18 ईयर्स प्लस, ये हो गया। दूसरा हो गया भाई साहब विथ रिगार्ड विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन विथ रिगार्ड्स टू कास्ट, ठीक है, कलर, जेंडर, ठीक है, वी आर फ्री टू वोट, और हर एक इंसान का एक वोट काउंट किया जाएगा, ठीक है, 1 पर्सन 1 वोट, और हर एक वोट का एक वैल्यू, गिनती में भी एक ही होगा, एक इंसान का एक वोट और एक वोट को एक ही गिना जाएगा। आर बी क्लियर? क्लियर क्लियर। ये आपके यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी की चीजें हैं। इफ एनीबडी आस्क यू व्हाट इज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, इट डजंट जस्ट मीन दैट एनीबडी अबव 18 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी मीन्स दैट द पर्सन विल बी able to cast his or her own vote without any discriminations regarding caste, color, creed, ठीक है, और gender। और तीसरा मामला क्या है भाई साहब, 1 person 1 vote 1 value, 1 person 1 vote 1 value। Are we clear on universal adult franchisee concept people? ठीक है, ओके। नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स, मिनिमम एज, अच्छा देखो वोट देने का मिनिमम एज आपका कितना है, 18, लेकिन इलेक्शंस कंटेस्ट करने के लिए आपका मिनिमम एज कितना होना चाहिए, 25। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, वोट देने की उम्र, एज अ वोटर यू कुड इजीली गिव योर वोट आफ्टर 18 ईयर्स ऑफ एज, बट इन ऑर्डर टू कंटेस्ट इलेक्शंस, अगर आप एमएलए बनना चाहते हैं, एमपी बनना चाहते हैं, आपको कम से कम 25 साल का होना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्या बोल रहे हो? अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाएगा, ऐसा आपको क्यों लगता है? फिर आपने 18 साल में क्यों वोट देने का प्रयास किया है? वो दिला सकता है, लेकिन जो जिसको इलेक्शन लड़ना है वो क्यों नहीं 18 साल का हो सकता? उसका भी मिनिमम रख दीजिए 18 साल। करेक्ट। तो आपके जीवन के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो लगभग 25 साल में आपको मोटे मोटे तौर पे जीवन की सारी चीज़ों का एक एक्सपीरियंस हो जाता है। आप अगर देखोगे भाई साहब, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा 21 सालों में, ठीक है। यू विल बी अ ग्रेजुएट, किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएशन करेंगे, अगर समझ लिया आप MBBS करें तो 1-2 साल और लग जाएगा, लेकिन जितने भी आपके मेन स्ट्रीम कोर्सेज हैं वो 21 साल में खत्म होने वाले कोर्सेज हैं, ठीक है। मेन स्ट्रीम मतलब आपका जो 15 ईयर्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन है वो 21 साल में खत्म होने का ही कार्यक्रम है। अगर आप 4-5 बार फेल ना कर गए तो वो अलग बात है, ठीक है। तो आपका इसके बाद आप क्या करेंगे भाई साहब, या तो नौकरी करेंगे या तो काम धंधा करेंगे भाई साहब, खुद का बिजनेस करेंगे या नौकरी करेंगे। तो आपको जब आप नौकरी करेंगे या खुद का भी बिजनेस करने जाएंगे तो आपको सोसाइटियल सेटअप से कनेक्ट होना पड़ेगा, घर बैठे कोई काम नहीं कर सकता है, ठीक है। और आपको एक सोसाइटियल सेटअप मतलब आपको बहुत सारे लोगों के साथ इंटरैक्ट करना पड़ेगा। जब आप बहुत सारे लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हैं तो आपको पूरी सामाजिक व्यवस्था का एक नॉलेज होता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ले देकर 25 सालों तक आपका एक पूरा मोटे मोटे तौर पे आटे दाल का भाव मालूम चल जाता है, ठीक है। मतलब क्या कैसे सोसाइटी चल रहा है, कितना इनकम है, एक फैमिली को चलाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, एजुकेशन हमारा कैसा है, इन सब चीज़ों पर आपका एक मोटे मोटे तौर पे अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। इसीलिए हम मिनिमम एज को 25 ईयर्स मान रहे हैं फॉर नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज नॉमिनेट देयर कैंडिडेट्स हु गेट द पार्टी सिंबल एंड सपोर्ट। तो ये भाई साहब एक नॉमिनेशन पेपर होता है, ठीक है, नॉमिनेट करते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज अपने कैंडिडेट्स उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारते हैं और इसको हम बोलते हैं नॉमिनेशन, ठीक है। और इनको मिलता है भाई साहब पार्टी का टिकट, ठीक है, पार्टी टिकट्स मिलते हैं, समझ में आ रहा है। इस टिकट पे वो इलेक्शंस कंटेस्ट करते हैं। तो इन सब लोगों को वो चुनते हैं और उनको फील्ड में उतारा जाता है। तो अलग अलग पार्टीज हैं भाई साहब, ठीक है। कैंडिडेट्स फिल नॉमिनेशन फॉर्म्स। तो कैंडिडेट्स क्या करेंगे भाई साहब, नॉमिनेशन फॉर्म्स भरेंगे। जैसे आप किसी कॉलेज या स्कूल में एडमिशन लेने के पहले जो नॉमिनेशन मतलब एडमिशन फॉर्म भरते हैं, वैसे ही पार्टी टिकट मिलने के बाद आपको नॉमिनेशन फॉर्म भरना पड़ता है और एक सिक्योरिटी डिपॉजिट भरनी पड़ती है। सिक्योरिटी डिपॉजिट मतलब आपने कुछ कर दिया या कुछ गड़बड़ किया तो ये पैसा जब्त हो जाएगा। आपने समझ लो जैसे अगर मैं बोलूँ कि आप अगर रेंट पे कोई फ्लैट लेने जा रहे हैं या कोई दुकान लेने जा रहे हैं तो आप एक डिपॉजिट भरते हैं। वो डिपॉजिट किस वजह से होता है, वो डिपॉजिट क्यों होता है? रेंट नहीं भरा तो निकाल दो, उसमें से कट कर देंगे। नहीं, मैं बोल रहा हूँ समझ लो किसी का रेंट अगर समझ लो 20,000 रुपए है और उसने 1 लाख का डिपॉजिट भरा है, तो 1 महीने नहीं भरा, 2 महीने नहीं भरा, आप कुछ नहीं बोलेंगे, तो उसमें से कट करते रहेंगे। ओके, वो एक है, लेकिन व्हाट एल्स?
कोई डैमेज कर दिया तो, कुछ डैमेज कर दिया आपने, ठीक है, मतलब तब हम कैसे काटेंगे? तो इसीलिए जब आप वो घर या जब आप उस दुकान को छोड़ेंगे तो जो ओनर होगा वो आकर देखेगा पहले, हाँ भाई सब ठीक ठाक है, तब जाकर वो आपका जो डिपॉजिट मनी है वो वापस करेगा, ठीक है। सो दैट इज हाउ थिंग्स आर। इसी तरह से जब आप इलेक्शंस लड़ रहे हैं तो आप भी बहुत सारे नुकसान कर सकते हैं। तो एक सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है आपके नाम की और एक नॉमिनेशन फॉर्म होता है। इस नॉमिनेशन फॉर्म में आप बहुत सारी चीज़ों को भरते हैं। आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो भरेंगे ही, ठीक है, आपकी उम्र, आपका जो भी सब कुछ रहा है वो तो भरेंगे ही, प्लस एक चीज़ आपको डिक्लेयर करना पड़ता है, आपका फाइनेंशियल एसेट्स, ठीक है, आपके फाइनेंशियल एसेट्स को भी आपको डिक्लेयर करना पड़ता है। आपके पास पैसा कितना है, प्रॉपर्टी कितनी है, और ये बहुत तौर तरीके से होना चाहिए, ठीक है, इसका वेरिफिकेशन होता है, क्योंकि जो उम्मीदवार कैंडिडेट है उसका फाइनेंशियल एसेट कितना है, दैट हैज़ टू बी डिक्लेयर, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें होती हैं भाई साहब। मेक लीगल डिक्लेरेशंस, ठीक है। सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट्स, कोई क्रिमिनल केस है क्या, बहुत बड़ा कोई क्रिमिनल केस है जो उसके अगेंस्ट में चल रहा है। डिटेल्स ऑफ एसेट, तो ये आपका भाई साहब इसको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि मेरे ऊपर कोई भी सीरियस क्रिमिनल केस नहीं है। पासपोर्ट बनाने जाओगे तो भी ये सारी चीज़ें भरनी पड़ेंगी आपको, ठीक है। डिटेल्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट ऑफ हिज और हर फैमिलीज। डिटेल्स ऑफ एसेट्स मतलब आपके पास प्रॉपर्टी कितना है, बैंक बैलेंस कितना है, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स कितने हैं, ठीक है, बॉन्ड्स कितने हैं, ये सारे जितने भी आपके, सोना कितना है, ठीक है, लैंड कितना है, ठीक है, और कहीं के कोई स्टेट के बाहर कोई प्रॉपर्टी है क्या, कोई फार्म हाउस है क्या, ये सारी चीज़ों को आपको, ये हो गया एसेट्स। आपकी फैक्ट्री क्या है, इंडस्ट्रीज क्या है, ठीक है, कुछ ऐसे अपना जो भी आपका आपके फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज में जो मशीन्स हैं, ठीक है, आपकी गाड़ियां हैं, ये सारे आपके, जिसको बेचकर आप पैसा ले सकते हैं, तो इसको हम बोलेंगे एसेट्स। दीज आर नोन एज एसेट्स। लायबिलिटीज मतलब आपकी उधारी, आपने लोन ले रखा है क्या, बैंक से लोन ले रखा है क्या, होम लोन लिया है क्या, व्हीकल लोन किया है क्या, ये सारे होते हैं आपके लायबिलिटीज, ठीक है। आपने कोई किसी और से उधारी ले रखी है क्या, तो दीज आर लायबिलिटीज। मोटे मोटे तौर पे आपके पास प्रॉपर्टी और पैसा कितना है ये आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है, ये तीनों आपके सही रूप से होने चाहिए। इन चीजों में अगर आप झोल झाल करेंगे तो आगे चल के तकलीफ हो जाएगी, ठीक है। सो दीज आर थिंग्स विच यू हैव टू फिल इन द नॉमिनेशन फॉर्म। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? एनी क्वेश्चंस आर पीपल है? नो, ओके। तो ये सारी चीजों को डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आई डू नॉट हैव एनी सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट मी, ठीक है। ऑल्सो दीज आर माई एसेट्स एंड लायबिलिटीज, इतना मेरा भाई साहब पैसा है और इतना उधारी है, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑब्वियसली, ठीक है। क्या अगर कोई ग्रेजुएट नहीं हुआ तो वो इलेक्शन लड़ सकता है? लड़ सकता है, ठीक है। अगर कोई भाई साहब स्कूल की सीढ़ियां नहीं चढ़ा होगा तो भी वो इलेक्शन लड़ सकता है, लेकिन आप जहां तक भी हो उसको डिक्लेयर कीजिए। अगर आप 8 पास हैं तो 8 पास डिक्लेयर कीजिए, अगर आप कभी भी स्कूल नहीं गए तो भी वो डिक्लेयर कीजिए, बाकी पब्लिक चुन लेगी आपको, ठीक है। अगर पब्लिक का आपके पास भरोसा है तो दिस शुड नॉट बी अ बार, ठीक है। यू हैव टू बेसिकली डिक्लेयर। क्लियर है, ओके। In our country, putting an educational qualification would go against the spirit of democracy for a reason, ठीक है। In our country, putting an educational qualification would go against the spirit of democracy for a reason। ये जो होता है, ठीक है, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आपका, जो लास्ट वाला टर्म आपने देखा, इसको हम प्रकाशित नहीं करते हैं, ठीक है। इलेक्शन कमीशन हर एक उम्मीदवार का फाइनेंशियल एसेट पब्लिक को प्रकाशित करेगा कि भाई साहब ये हमारे उम्मीदवार हैं, इन्होंने पार्टी टिकट इनको मिला है, इस फलाना पार्टी से इनको पार्टी टिकट मिला है, इस कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, इनके पास इतना पैसा है, इनका एसेट्स ये, इनका लायबिलिटीज है, ये खुल्लम खुल्ला पब्लिक के लिए रहेगा। लेकिन उस उम्मीदवार का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, ये खुल्लम खुल्ला पब्लिक के लिए नहीं रहेगा, ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन अपने पास रखेगी, जिस नॉमिनेशन फॉर्म को भरा गया है उसके हिसाब से। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, यही बोला जा रहा है। देखो, इन आवर कंट्री putting an educational qualification would go against the spirit of democracy for a reason। कभी कभी उम्मीदवार जो है हो सकता है अनपढ़ हो, या हो सकता है उसने उतनी ज़्यादा पढ़ाई ना की हो, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो पढ़ाई ना किया हो वो कोई सोशल डेवलपमेंट काम नहीं कर सकता है। इनफैक्ट ज़्यादा करके जो लोग सोशल डेवलपमेंट में होते हैं उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, ठीक है। यस, पढ़े लिखा होना एक एडवांटेज है, लेकिन हमारे देश में पढ़े लिखे होने का स्कोप कम है, तो ऐसा नहीं है कि वैसा वो उम्मीदवार नहीं हो सकता, ठीक है, ओके। इट वुड मीन डिप्राइविंग अ मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री सिटीजन्स द राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस। हमारा जो लिटरेसी रेट है
वो बहुत ही कम है। लिटरेसी हम किसको मानते हैं? एनी पर्सन हु हैज अटेन्ड 7 years of age and who can read or write and understand one language, that is called the literacy rate. ये लिटरेसी नहीं होती है, ये तो आप बिना स्कूल जाए भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप बिना स्कूल जाए किसी एक भाषा को जानते, समझते, लिखते, पढ़ते हैं तो आप लिटरेट हैं, ठीक है, आप लिटरेट हैं। आप मतलब बोलते हैं ना, आप अंगूठा नहीं लगा रहे हैं, आप साइन कर रहे हैं। जैसे आप साइन कर रहे हैं तो उसका मतलब आप लिटरेट हैं, ठीक है। किसी भी भाषा में अगर आप साइन कर रहे हैं तो यू नो दैट लैंग्वेज, ठीक है, तो यू आर कंसिडर्ड एज अ लिटरेट पर्सन। तो इस हिसाब से अगर हमने सिर्फ शिक्षित लोगों को ही चुनने की कोशिश की तो ऐसा बहुत बड़ा एक वर्ग है जिसको हम कंप्लीटली इग्नोर कर देंगे, क्योंकि एक्चुअली में ग्रेजुएट्स का जो परसेंटेज है वो बहुत कम है इंडिया में, ठीक है। सो इट वुड मीन डिप्राइविंग अ मेजॉरिटी ऑफ द सिटीजन्स द राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन। एक बहुत बड़े हिस्से को आप इग्नोर कर देंगे। तो इसीलिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को भरना तो पड़ता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन उसको हाईलाइट नहीं करती है। इलेक्शन कमीशन जो नॉमिनेशन पेपर भरेगा उसके बैंक बैलेंस को हाईलाइट करेगी, इतना इनका प्रॉपर्टी है, सबको जानने का मौका मिलेगा कि इनके पास प्रॉपर्टी कितना है। लेकिन इलेक्शन कमीशन उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को सबके सामने प्रकाशित नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? ये इलेक्शन कमीशन के लिए है, द नॉलेज इज ओनली फॉर दैट पर्सन, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? In a democracy, during elections, political parties and candidates have to follow election laws. According to our election law, no party or candidate can bribe or threaten voters. Bribe देना मतलब घूस देना, ठीक है, और threaten करना मतलब धमकी देना, ठीक है। कोई भी पार्टी, no party or candidates can bribe or threaten voters. कोई भी पार्टी जो है तो ना ही घूस दे सकती है अपने उम्मीदवारों को और ना ही उनको धमकी दे सकती है, ठीक है। Neither bribe them nor threaten them. Are we clear on this one, people? ठीक है। इलेक्शन आ रहा है, पैकेट पहुंच गया 2,500-3 हज़ार, ओहो भाई साहब इनको ही वोट देना है, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो दीज आर थिंग्स। अपील टू देम इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन। बहुत सारे लोग हैं जो कास्ट और रिलीजन के ऊपर अपील करते हैं लोगों को, ठीक है। आप हमारे समुदाय के हैं, ठीक है, हम आपके लिए काम करेंगे, हम आपके रिलीजन के लिए काम करेंगे, आपका रिलीजन को प्राथमिकता नहीं मिल रही है, आपके रिलीजन को इग्नोर किया जा रहा है, सो हम अपने कम्युनिटी के लिए लड़ेंगे। तो ये काफ़ी कॉमन है, लोग इससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं, लोग इससे काफ़ी ज़्यादा जुड़ जाते हैं। तो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इज स्पीकिंग इन टर्म्स ऑफ कास्ट और रिलीजन एंड ट्राइंग टू मोटिवेट पीपल और टेक देम बाय देयर साइड, then it is not considered to be a thing which has to be supported. तो ये हमारा भाई साहब इलेक्शन लॉ के तहत नहीं है, आप इलेक्शन लॉ के लाइंस को क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। ओके ओके ओके। यूज गवर्नमेंट सोर्सेज फॉर इलेक्शन कैंपेन। इलेक्शन कैंपेन के लिए आप गवर्नमेंट सोर्सेज यूज कर रहे हैं, जैसे ट्रेन्स हैं, ट्रेन्स में भाई साहब आपने भाई साहब पैम्पलेट थाप सब छाप दिया, ठीक है। ट्रेन्स में आप कैनवसिंग कर रहे हैं, ट्रेन्स में, तो ये सब आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। ट्रेन्स हो गए, बसेस हो गए, ये सब आपके पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हो गए। नेशनल हाईवेज हो गए, टोल नाके पे भाई साहब आपने पकड़ लिया लोगों को, जब तक तुम हमको वोट नहीं दोगे हम तुमको जाने नहीं देंगे। तो इस तरह की चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं। जितनी भी गवर्नमेंट की चीज़ें हैं, ठीक है, इन चीज़ों को यूज़ करते हुए आप इलेक्शन कैंपेन्स नहीं कर सकते। यू आर फ्री टू कंडक्ट योर इलेक्शन कैंपेन्स। आप घर घर जाकर प्रचार कीजिए, आप जुलूस निकालिए, आप लोगों तक मीडिया से पहुँचिए, अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट से पहुँचिए, वो सब आप कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट रिसोर्सेज को यूज करते हुए इलेक्शन कैंपेन्स नहीं कर सकते। गवर्नमेंट के बसेस, गवर्नमेंट के ट्रेन्स, ठीक है, ये सारे जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की चीजें हैं, इनको यूज करते हुए आप इलेक्शन कैंपेन्स नहीं कर सकते। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड्स व्हाट इज एन इलेक्शन कैंपेन। एडवर्टाइजिंग होती है अपनी, ठीक है, अपने पार्टी की, अपने पार्टी के उम्मीदवार की, क्या क्या काम करेंगे आप, क्या क्या आप लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि आपको वोट दें, कि हम ये सब डेवलपमेंट करेंगे। ये सारे इलेक्शन कैंपेन्स हैं, जो वादे आप करते हैं लोगों से, ठीक है। इन सब चीज़ों को करना आपके लिए फ्रीडम है, लेकिन गवर्नमेंट रिसोर्सेज को यूज करके नहीं। गवर्नमेंट रिसोर्सेज मतलब गवर्नमेंट का पैसा यूज किया, गवर्नमेंट की चीजें यूज की, ये सब करके आप इलेक्शन कैंपेन्स नहीं करवा सकते, ठीक है। ओके। स्पेंड मोर देन ₹25 lakhs इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर अ लोकसभा इलेक्शन और ₹10 lakh इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी इन असेंबली इलेक्शन। अगर लोकसभा इलेक्शन है और पार्टी ने या किसी उम्मीदवार ने 25 लाख से ज्यादा खर्चा किया है उस इलेक्शन में जीतने के लिए, तब गड़बड़ है, ठीक है। ये इलेक्शन लॉ के हिसाब, तो इलेक्शन कमीशन को आपको दिखाना पड़ेगा कि कितना आपका खर्चा हुआ है इलेक्शन कैंपेन के दौरान, आपने क्या क्या खर्चा किया है। तो अगर 25 लाख से आपने लोकसभा इलेक्शन में कोई कैंडिडेट है और उसने लोकसभा इलेक्शन के दौरान 25 लाख से ज़्यादा खर्चा किया है
या किसी असेंबली इलेक्शन में, मतलब स्टेट लेवल के इलेक्शन में उसने 10 लाख से ज़्यादा खर्चा किया है तो वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है, ठीक है, दैट पर्सन कुड बी डिस्क्वालीफाइड, ठीक है। हाँ, उनको आपको देना पड़ेगा, आपको सारे बिल्स देने पड़ेंगे। आपने समझ लो बैनर बनवाया, तो जिस इंसान से आपने 10 बैनर लगवाए, उस बैनर वाले से आपको भाई साहब बिल देगा। आपके जितने भी माइक्स आपने यूज़ किए हैं, जितनी भी गाड़ियाँ आपने यूज़ किया है, पेट्रोल, ये सारा सब कुछ का बिल देना पड़ेगा आपको। बिल देकर आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो उसमें अगर आपका 25 लाख से ज़्यादा, देखिए आप 50 भी खर्चा कर सकते हैं, मामला है आप दिखाएंगे कितना, कीजिए खर्चा, ठीक है, कुछ कोई बोल नहीं रहा है आपको। अगर अपने जेब से पैसे डालने डालिए, ठीक है, लेकिन 25 लाख से अगर ऊपर जा रहे हैं हाँ ऑफिशियली, देन यू माइट बी डिस्क्वालीफाइड, ठीक है। देखो इस इलेक्शन कमीशन ये बोल रहा है कि घर घर तक पहुंचने के लिए और अपने पार्टी के उम्मीदवार के नॉलेज को फैलाने के लिए सेंटर लेवल पे 25 लाख से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है और स्टेट लेवल पे 10 लाख से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। अगर इससे ज़्यादा आपका खर्चा हुआ है तो कुछ झोल हुआ है। फिर घरों में पैकेट्स गए हैं, फिर घरों में भाई साहब पैसा गया है, लोगों को ब्राइब दिया गया है, ऐसी चीज़ें हुई हैं, ठीक है। इनका मानना ये है, कहने को तो कोई 1 करोड़ भी खर्चा करे, ठीक है, लेकिन अगर 10 लाख से ज़्यादा आप खर्चा कर रहे हैं किसी इलेक्शन कैंपेन में ऑन अ विलेज लेवल या आपके असेंबली लेवल पे, तो इसका मतलब आपने कुछ झोल किया है, ठीक है। आपने लोगों को ब्राइब देने की कोशिश की है, आपने लोगों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की है पैसा दिखाकर, ठीक है। दैट इज द मोटो। क्यों नहीं पता चलेगा? घर में पैसा गया तो उनको कैसे पता चलेगा? कैसे नहीं पता चलेगा? हर पैसे का हिसाब है ना भाई साहब। तुम्हारे बैंक बैलेंस, तुम अपना बैंक बैलेंस डिक्लेयर कर रहे हो, राइट? तुम जब इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हो तुम्हारा बैंक बैलेंस डिक्लेयर हो रहा है, इलेक्शन खत्म होने के बाद भी तो बैंक बैलेंस रहेगा ना भाई साहब, तो दिखेगा ना कितना पैसा गया है और ये पैसा कहाँ गया है, ठीक है। देखो तुम पर्सनल एक्सपेंसेस दिखा सकते हो, मेरे बिजनेस में इतना पैसा लगा है, उसका तो अलग अकाउंटिंग होगा ही, लेकिन बाकी का पैसा किधर गया है तब तुम पकड़ जाओगे ना। तो घर में पैसा गया रहेगा, वो हम घर में कि जिसके घर में पैसा गया रहेगा उसको वो नहीं बता रहा होगा, लेकिन हम एक अंदाजन लगा सकते हैं कि अगर किसी का 15 लाख से ज़्यादा खर्चा हुआ इलेक्शन कैंपेन में तो डेफिनेटली सम अमाउंट ऑफ फ्रॉड हैज हैपेंड, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। जीतने के बाद ये सारी चीज़ों की रिपोर्टिंग होती है। देखो ये सारी चीज़ों की रिपोर्टिंग होती है। अगर आप एक उम्मीदवार हैं और आप मेरे को आकर बोलते हैं कि ये लो पैसा, जीतने के बाद पैसा दूंगा, जीतने के बाद कोई मुंह फेर के देखता भी नहीं है। जीतना क्या है मकसद होता है, एक बार जीत गया तुम कौन, ऐसा वाला हिसाब हो जाता है, उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो अगर देखो प्रॉमिस तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जीतने के बाद हम ना सिडको से तुम्हारे घर में डायरेक्ट पानी का कनेक्शन कर देंगे, लो भाई साहब कुछ भी बोल दो। तुम थोड़ा सेंसिबली सोचो ना, ऐसा हो सकता है क्या, ठीक है। आपको प्रोमिसेस बहुत, हम तुम्हारे घर में ऐसा लिफ्ट लगा देंगे कि भाई साहब तुम्हारे घर में लिफ्ट जाएगा, मतलब लॉबी में नहीं, तुम्हारे घर में लिफ्ट खुलेगा, कर दो भाई साहब, कोई भी प्रॉमिस क्या जाता है। तुम थोड़ा सेंसिबली सोचो ना यार, जो आगे वाला बंदा प्रॉमिस कर रहा है वो पॉसिबल भी है क्या, ठीक है। तुम्हारे बच्चे को स्कूल जाने की जरूरत नहीं, सारे टीचर्स आके तुम्हारे घर पे पढ़ाएंगे, ऐसा पॉसिबल है क्या। तो चीज़ों को देखो, अगर वादा करने के लिए तो कोई भी कुछ भी वादा कर सकता है, लेकिन मतलब लपेट आप रहे हो, है ना, कितना भाई साहब ये बोल रहा है और कितना हकीकत हो सकता है। सो दैट इज समथिंग फॉर यू टू। अगर मैंने आपको बोला कि भाई साहब तुम मेरे लिए वोट कर दे दो, मैं तुमको 1 करोड़ दिलाता हूँ, जैसे मैं इलेक्शन जीत जाऊंगा ना तुमको 1 करोड़, तुम मेरे को बिलीव करोगे क्या? तुम बोलोगे ना भाई साहब ये। और अगर मैंने ऐसे गधे की तरह से तुमको वोट दे भी दिया इसी आश्वासन पे, तो मैं गधा ही हूँ, ठीक है, तो मैं गधा ही हुआ ना भाई साहब। ओके, यूज एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपेगेंडा। देखिए वर्शिप जो है ये पूजा पाठ के जगहों को, अगर आपके किसी मंदिर में, किसी चर्च में या किसी मस्जिद में आप यूज कर रहे हैं इलेक्शन कैंपेन को, ठीक है, इलेक्शन कैंपेन्स के लिए आप इन जगहों को यूज करें, दैट इज ऑल्सो नॉट परमिसेबल बाई लॉ। ये आपका परमिसेबल बाई लॉ नहीं है, क्योंकि इन जगहों पे लोग इमोशनली जुड़े होते हैं अपने धर्म से, ठीक है। और उनको जब कोई इंसान जा रहा है किसी मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए, वो जुड़ा हुआ है उससे इमोशनली, बहुत सालों से करता आ रहा है, और वहाँ पे तुम भाई साहब अपना बैनर लिए बैठे हो तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। सो इलेक्शन कैंपेन्स में यहाँ पे दुरुपयोग हो सकता है, इन संस्थाओं का दुरुपयोग हो सकता है, ठीक है। आर बी क्लियर? इलेक्शन प्रोपेगेंडा के लिए इलेक्शन कैंपेन्स में हम इन जगहों को यूज़ नहीं कर सकते, रिलीजियस प्लेसेस को हम कतई भी यूज़ नहीं कर सकते। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ओके।
यूज गवर्नमेंट व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट एंड ऑफिशियल्स फॉर इलेक्शंस। तो आप जैसे मैंने आपको बताया गवर्नमेंट व्हीकल्स होते हैं, ठीक है। आप समझ लीजिए रूलिंग पार्टी के उम्मीदवार हैं और आप सरकारी गाड़ियों को यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो नहीं कर सकते। आप रूलिंग पार्टी के उम्मीदवार होने के बावजूद भी आप सरकारी गाड़ियों को यूज नहीं कर सकते। आप अपना प्राइवेट गाड़ी चलाइए, चलेगा, ठीक है। समझ लो अभी कोई पर्सन ए है एंड ही इज ऑलरेडी अ मिनिस्टर, he cannot use the vehicles which have been provided by the government in order to run his election campaign, ठीक है। रेलवेज, बसेस, इन सारी चीजों को यूज गवर्नमेंट व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट, मिनिस्टर्स को भाई साहब एयरक्राफ्ट मिलता है, इन सब चीजों को भी वो यूज नहीं कर सकते हैं और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, उसको भाई साहब अच्छा चलो भाई साहब मेरा ना इलेक्शन कैंपेन होने वाला है, तुम मेरे साथ चलना, ऐसा नहीं कर सकते भाई साहब, ठीक है। सो दीज कैन नॉट बी यूज्ड, ठीक है, ऑफिशियल्स फॉर इलेक्शंस, ओके। ऑल कैंडिडेट्स हैव टू फॉलो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इलेक्शन कैंपेन। तो कोड ऑफ कंडक्ट होता है, कोड ऑफ कंडक्ट आपका, अगर आप स्कूल की डायरी में भी अपना देखेंगे तो देयर इज अ कोड ऑफ कंडक्ट कॉलम, ठीक है। आप स्कूल में अगर जाते हैं तो आपका एक कोड ऑफ कंडक्ट रहता है, उस कोड ऑफ कंडक्ट के बाहर अगर आप कुछ करते हैं तो आपके ऊपर अथॉरिटीज एक्शन ले सकती हैं। जैसे आपका एग्जामिनेशन कोड ऑफ कंडक्ट होता है, आप चीटिंग ना करें, आप चोरी चकारी ना करें, ठीक है, ये सब आपका कोड ऑफ कंडक्ट होता है। अगर आप पकड़े गए तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। इसी तरह से स्कूल में भी आप ऐसे नहीं है कि भाई साहब अरे हम मुझे ना आज भाई साहब फैंसी ड्रेस पहन के जाना है, ठीक है, तो ये नहीं कर सकते आप। देयर इज अ कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, मैं स्कूल यूनिफॉर्म पहन के नहीं जाऊँगा, मैं फैंसी ड्रेस पहन के जाऊँगा। दीज आर थिंग्स विच यू कैन नॉट डू, ठीक है। पहले थोड़े सालों पहले क्या होता था कि स्कूल्स में आप अगर आपका बर्थडे है तो आप कलर ड्रेस पहन कर आ सकते हैं, वो भी अभी बंद हो गया है शायद, ठीक है। दैट इज बेसिकली क्योंकि उसका दुरुपयोग करने लगे, लोगों के 5-5 बार बर्थडे होने लगे, ठीक है, तो ऐसा होने लगा, ठीक है, तो इसीलिए उसको बैन कर दिया गया है अभी। सो एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, आप अगर किसी चीज को कर रहे हैं तो देयर हैज टू बी अ कोड ऑफ कंडक्ट। तो इसी तरह से जितने भी कैंडिडेट्स जो इलेक्शंस लड़ रहे हैं दे हैव टू हैव अ कोड ऑफ कंडक्ट, और अगर वायलेशन हो रहा है कोड ऑफ कंडक्ट का तो भाई साहब, सो अ सेट ऑफ नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस टू बी फॉलोड बाय पॉलिटिकल पार्टीज एंड कंटेस्टेंट फॉर इलेक्शन टाइम। देखो जैसे समझ लो दो उम्मीदवार हैं, एक ए और एक बी है, तो ए की कॉन्स्टिट्यूंसीज दोनों लड़ रहे हैं। ए बी के पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर सकता है कि यार बी के पार्टी की जो पॉलिसीज हैं वो बेकार हैं, डेवलपमेंट नहीं दिखाया इन्होंने, ये सब आप बोल सकते हैं, लेकिन बी को पर्सनली अटैक नहीं कर सकता, ठीक है। बी की फैमिली क्या है या बी के फैमिली के उम्मीदवार क्या है, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। समझ लो ए और बी दो कैंडिडेट्स हैं, दो अलग अलग पार्टीज के हैं। ये ए जो है तो जब अपना इलेक्शन कैंपेन कर रहा होगा तो बी के बारे में बोल सकता है कि भाई साहब बी के पार्टी जो है तो इनफेक्टिव है, इन्होंने क्या ही डेवलपमेंट किया है, हम डेवलपमेंट करेंगे, ये सब चीज़ें बोल सकते हैं आप। लेकिन बी की फैमिली क्या है, ठीक है, बी ये पर्सनल अटैक्स नहीं कर सकते, दीज आर पर्सनल अटैक्स, ठीक है। ये गाली गलौज नहीं कर सकते, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मतलब ये नहीं होता, ठीक है, ओके। तो एक सेट ऑफ नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस होते हैं टू बी फॉलोड बाय पॉलिटिकल पार्टीज एंड कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम। तो जैसे आप देखो कल जैसे दिवाली था तो दिवाली के टाइम पे भी एक सेट ऑफ गाइडलाइंस हैं कि आप 11 बजे के बाद पटाखे नहीं फोड़ सकते हैं लीगली, ठीक है, तो ये गाइडलाइन है। तो इसी तरह से हमारे इलेक्शन के टाइम पे भी जैसे समझ लो कल इलेक्शन है तो आपको सारे कैंपेन्स आज स्टॉप करने पड़ेंगे, 24 आवर्स पहले सारे कैंपेन स्टॉप होने चाहिए। फिर आप क्योंकि लोग इलेक्शंस में उलझे रहेंगे और आप कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे तो सारे कैंपेन्स आपको स्टॉप करने पड़ेंगे 24 आवर्स प्रायर। तो ये आपके कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं। ओके, फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन। अभी ये जो सारा कार्यक्रम होता है, ठीक है, ये कौन रन करता है, ये इलेक्शन कमीशन होता है। जैसे आपके स्कूल में जब आप जाते हैं तो सारा कार्यक्रम कौन रन कर रहा है, वैसे प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल आपको पढ़ाने नहीं आ रहा है। इलेक्शन कमीशन ये पूरे चीज को देखता है, ठीक है, सारे जितने भी पूरे इंडिया में जहां पे भी इलेक्शंस हो रहे हैं द एंटायर थिंग इज कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन, ठीक है, ओके। इलेक्शन कमीशन
टेक्स डिसीजंस ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ कंडक्ट एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस, ठीक है, तो ये सारे डिसीजंस लेता है, ठीक है, ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ कंडक्ट एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शंस टू द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स। अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन से लेकर डिक्लेरेशन तक सारा कंडक्टिंग, जो एम्पायर बोलते हैं ना, किसी उसमें मैच में एक एम्पायर होता है या रेफरी होता है, वो सारे मैच को सुपरवाइज करेगा, वैसे ही इलेक्शन कमीशन पूरे इलेक्शन के प्रोसेस को सुपरवाइज करेगा, ठीक है। इट इंप्लीमेंट्स द कोड ऑफ कंडक्ट, क्या होगा बोला, एंड पनिशेस एनी कैंडिडेट और पार्टी दैट वायलेट्स इट, ठीक है, तो सारे जितने भी पार्टी के कैंडिडेट्स हैं उनके कोड ऑफ कंडक्ट को ये इंप्लीमेंट करेगा। और अगर किसी ने कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट किया है, समझ लो आपको बोला गया है कि भाई सारे पार्टीज के लिए ये सिद्धांत है कि आप 24 घंटा पहले आपके सारे इलेक्शन कैंपेन्स बंद होने चाहिए, सब स्पीचेस बंद होने चाहिए, सारे सोशल मीडिया इवेंट्स बंद होने चाहिए, ठीक है, सारे जितने भी आपके जुलूस हैं या आपके जितने भी अप्रोचिंग है, मतलब आप उम्मीदवारों को जाकर कन्विंस कर रहे हैं घर घर में, ये सारे कार्यक्रम आपके बंद होने चाहिए 24 घंटे पहले। अगर किसी पार्टी ने इसको नहीं किया है तो उसके ऊपर भाई साहब फाइन लग जाएगा, ठीक है, सो पनिशेस मतलब फाइन लगता है। ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड द इलेक्शन कमीशन कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट टू फॉलो सम गाइडलाइंस, ठीक है, प्रिवेंट यूज एंड मिस यूज ऑफ इट, गवर्नमेंटल पावर टू एनहांस इट्स चांसेस टू विन इलेक्शन। देखो जो सरकार पावर में होती है, रास्ता उसका, सारे गवर्नमेंट के व्हीकल्स उसके, तो ज्यादा पावर में जो लोग रहे, मतलब जो सरकार अभी पावर में है, तो मतलब ए अभी पावर में है, ठीक है, तो इसकी तो सरकार है अभी, तो सारी चीजों को यूज कर सकता है। हो सकता है इलेक्शन कैंपेन में कोई पार्टी जुलूस निकाली, उसको स्टे ऑर्डर लगा दिया, नहीं निकाल सकते, तो इन सारी चीजों को मिसयूज कर सकती है। तो कभी कभी इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट को डायरेक्टिव इश्यू करता है कि आप इन चीजों को नहीं कर सकते, ठीक है, किसी दूसरे पार्टी के उम्मीदवार को रोकने के लिए आप कोई नाजायज तरीका नहीं इस्तेमाल कर सकते, ठीक है। और टू ट्रांसफर सम गवर्नमेंट ऑफिशियल, तो आपने देखा जैसे इलेक्शन आ रहा है, ये जो जितने भी लोग हैं गवर्नमेंट में, ये हमको लिए हमारे लिए पेन हो जाएंगे, सबको ट्रांसफर करो भाई साहब, ठीक है, आईपीएस ऑफिसर इसको ट्रांसफर कर दो, ठीक है, जो भी, तो गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है, ठीक है, अपने ही उम्मीदवार को या अपने ही कैंडिडेट्स को वहां पे लाने के लिए, ठीक है। When on election duty, government officers work under the control of the election commission and not of the government. अगर आप किसी भी इलेक्शन ड्यूटी में लोगों को देखेंगे, जैसे टीचर्स होते हैं, इसमें बैंक ऑफिशियल्स होते हैं, ठीक है, बैंक ऑफिशियल्स होते हैं, ये लोग जो भी होते हैं जो इलेक्शन ड्यूटी करते हैं, इनको इलेक्शन कमीशन पे करता है, ठीक है, और दे आर डायरेक्टली रिपोर्टिंग टू द इलेक्शन कमीशन एंड नॉट टू द गवर्नमेंट। जो भी वहां पे होगा ये सीधा सीधा अपना रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को भेजेंगे, ना कि गवर्नमेंट को, ठीक है। They will be paid by the election commission, they will be doing duty for the election commission and they will report everything to the election commission। क्योंकि अगर गवर्नमेंट को रिपोर्ट किया तो शायद गवर्नमेंट अगर दबा दे उस चीज को, है ना, कि भाई साहब गवर्नमेंट ने कोई झोल किया था और इन्होंने इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट किया, तो इलेक्शन कमीशन एक्शन लेगी, लेकिन गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेगी तो शायद रूलिंग पार्टी उसको दबा दे, ठीक है, ओके। पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स, the final stage of an election is the day when the voters cast or poll their vote, the day is called the election day। every person, तो ऐसा देखो लिस्ट निकलता है, ये ऐसा अगर आप देखोगे अगर कभी गए रहोगे तो ऐसा ही पूरा लिस्ट रहता है, एग्जैक्टली द सेम वे, ठीक है। every person whose name is there on the voters list can go to a nearby polling booth, नियर बाय पोलिंग बूथ पे जाके, सिचुएटेड यूजुअली इन लोकल स्कूल और गवर्नमेंट ऑफिस, ज्यादा करके आपके गवर्नमेंट ऑफिसेस और स्कूल्स में, ज्यादा करके लोकल स्कूल्स में ये पोलिंग बूथ्स होते हैं, ठीक है। आप देखोगे जैसे रयात में पोलिंग बूथ होता है, सुषमा पाटिल में पोलिंग बूथ होता है, दीज आर पोलिंग बूथ्स इन विच द इलेक्शंस हैपन, ठीक है, क्लियर है। वंस द वोटर गोज इनसाइड द बूथ, ठीक है, द इलेक्शन ऑफिशियल्स आइडेंटिफाई हर, पुट अ मार्क ऑन हर फिंगर एंड अलाउ हर टू कास्ट हर वोट। तो आपने जैसे ही एक मार्क लग जाता है आपका, एंड दैट इज बेसिकली यू हैव कास्टेड योर वोट, that is basically a signature। An agent of each candidate is allowed to sit inside the polling booth and ensure that the voting takes place in a fair way। तो हर एक पार्टी का एक उम्मीदवार वहां पे रहता है और वो सुपरविजन करता है कि भाई साहब कोई दखल अंदाजी तो नहीं हो रही है, कोई अनफेयर प्रैक्टिसेस तो नहीं हो रहे हैं, ठीक है। अर्लियर वोटर्स यूज्ड टू, तो पहले हमारे जमाने में देखो ऐसा बैलेट बॉक्सेस हुआ करते थे, ठीक है, ऐसे हम पर्ची में डालते थे, जो वोटिंग होती थी हम पर्ची में डालते थे, ठीक है। A ballot paper is a sheet of paper on which the names of the contesting candidates along with the party name and symbols are listed। तो आप उस पेपर को फाड़ते थे
उसमें पार्टी का नाम, उम्मीदवार जो भी रहता था जिसको आप वोट देने जा रहे हैं, उस पेपर को फाड़ते थे, उसको रैप अप करते थे, उसको डालते थे और इस पेपर की काउंटिंग होती थी। ठीक है, ऐसे बैलेट बॉक्सेस होता था। आज की तारीख में तो ईवीएम मशीन्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक वेंडिंग मशीन्स हैं ये। ठीक है, नाउ डेज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आर यूज्ड टू रिकॉर्ड वोट्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम्स हैं, इट इज अ मशीन। तो इसमें वैसा वैसे देखो कैंडिडेट्स के ये बटन्स होते हैं। ठीक है, आपने जैसे ही बटन को प्रेस किया तो आपका वोट काउंट हो जाएगा यहाँ, सिंपल। ठीक है, ये जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके बटन्स होते हैं, इनके पार्टी सिंबल्स हैं। देखो ये कैंडिडेट्स का नाम होता है इधर। ठीक है, यहाँ पे पार्टी सिंबल्स होते हैं, इन बटन्स को आपको प्रेस करना रहता है। ठीक है, आप एक बटन को प्रेस करते हैं, इट इज अ मशीन कंटेनिंग नेम्स ऑफ द कैंडिडेट्स एंड द पार्टी सिंबल्स। वोटर हैज टू प्रेस द बटन अगेंस्ट द नेम ऑफ द कैंडिडेट ही और शी वांट्स टू गिव अ वोट ऑन। ठीक है, ईवीएम्स आर सील्ड एंड टेकन टू सिक्योर प्लेस। तो ईवीएम्स को भाई साहब सिक्योर प्लेस में लिया जाता है। ठीक है, सील्ड एंड ईवीएम्स फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंसी आर ओपनड एंड द वोट्स सिक्योर्ड बाय ईच कैंडिडेट आर काउंटेड। ठीक है, कैंडिडेट हु सिक्योर्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंसी इज डिक्लेयर्ड एज इलेक्टेड। ये सारा का सारा काम भाई साहब इलेक्शन कमीशन में होता है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन जिन टीचर्स को या जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स को अपॉइंट करती है वो सारा का सारा ये कार्यक्रम करते हैं। ठीक है, सो दैट इज हाउ द वोट काउंटिंग हैपेंस। What makes elections in India democratic? Independent election commission है। इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट के अंडर काम नहीं करती है। ठीक है, इन आवर कंट्री इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय इंडिपेंडेंट, ठीक है, एंड वेरी पावरफुल इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन के दौरान इलेक्शंस के पॉलिसीज को लेकर अगर भाई साहब देश के प्राइम मिनिस्टर भी कुछ बोलें तो इलेक्शन कमीशन उसको खारिज कर सकता है। इलेक्शन कमीशन का इतना पावर होता है इलेक्शंस को लेकर। Nobody can interfere in election commission's choices। अगर इलेक्शन कमीशन ने बोल दिया कि यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हुआ है, फिर से इलेक्शन होगा तो करना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, ना ही रूलिंग पार्टी कुछ कर सकती है, ना ही ऑपोजिशन पार्टी कुछ कर सकती है। इलेक्शन कमीशन विल टेक द फाइनल कॉल, इट इज सो पावरफुल। ठीक है, इन आवर कंट्री इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट एंड वेरी पावरफुल इलेक्शन कमीशन। Election Commission is what body in charge of conducting elections. It enjoys the same kind of independence that judiciary enjoys. जैसे कोई justice system में जज कोई भी पॉलिटिकल प्रेशर के बिना डिसीजन ले सकता है, वैसे ही इलेक्शन कमीशन भी किसी भी पॉलिटिकल प्रेशर के बिना अपने डिसीजंस ले सकती है। ठीक है, द चीफ इलेक्शन कमीशन CEC इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो चीफ इलेक्शन कमीशन एक्चुअली 3 मेंबर्स का बॉडी होता है और जो चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ठीक है, VS संपत इज नाउ was appointed as a CEC in the general elections of 2014. But once appointed, the Chief Election Commission is not answerable to the President or the government. किसी को भी इनको आंसर देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, They can be, ये सेल्फ इंडिपेंडेंट बॉडी है। अगर किसी भी इलेक्शन को इन्होंने अनफेयर डिक्लेयर कर दिया, वहां पे फिर से इलेक्शन होना ही होना है। ठीक है, कुछ नहीं कर सकते। Even if the ruling party or the government does, it is virtually impossible for it to remove the CEC. ठीक है, तो रूलिंग पार्टी हो गए या गवर्नमेंट हो गए, कोई भी सीईसी को नहीं रिमूव कर सकता। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमीशन को रिमूव नहीं कर सकता। दैट इज सो पावरफुल। ओके 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 ओके, थैंक यू फॉर योर टाइम टुडे।